हेलो एवरीवन, दिस इज सीए निकिता सुमानी और हम पढ़ रहे हैं कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में हमने प्रीवियस वाले वीडियो में क्या कंप्लीट किया था? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसमें क्या देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का होता है, कौन से लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रोड का कॉन्ट्रैक्ट, बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट, टैंक का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और इसमें कैसे समझा जाता है कि कितना काम कंप्लीट हो गया और कितना काम बचा हुआ है। तो हमने क्या बोला था? सर्वेयर सर्टिफिकेट, जिसमें क्या लिखा होता है? वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड के बेसिस पर हमको पता चलता है कि कितना प्रॉफिट पी&एल को रिकॉग्नाइज करना है एंड कितना पोर्शन रिजर्व्स में जाने वाला है। और वो किस बेसिस पर आता है? नोशनल प्रॉफिट के बेसिस पर। नोशनल प्रॉफिट एक्चुअली क्या होता है? देखो, कॉन्ट्रैक्ट को पैसे देने होते हैं कॉन्ट्रैक्टर को। अब कॉन्ट्रैक्टर देखो 3 साल तक नहीं वेट कर सकता, उसको चाहिए कि यार कुछ ना कुछ प्रॉफिट मेरे अकाउंट में दिखे, जो मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहा हूं ना उसमें कुछ तो प्रॉफिट दिखे। अब जो नोशनल प्रॉफिट आ रहा है दैट इज नॉट अ रियल प्रॉफिट। वो दो चीजों में बटेगा, एक तो पी&एल में जाएगा और रिजर्व्स में जाएगा। तो जो रिजर्व्स में है वो यूज नहीं करेगा। रिजर्व्स हमने किस लिए बोला था? एस्केलेशन क्लॉज। याद करो क्या बोला था हमने? मटेरियल, लेबर या और भी कोई चीजों का ऊपर नीचे खर्चा हो गया, ठीक है, या कोई ऐसा काम हो गया जो डिफेक्टिव हो गया, तो उस चीज में खर्चा करने के लिए रिजर्व्स का अकाउंट बचाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? पूरा क्रेडिट साइड में लिखते हैं WIP, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड और मटेरियल एट साइट, है ना। ईयर एंड पे कुछ भी अगर मटेरियल साइट पे बच गया है तो वो क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं? पूरा खर्चा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सब चीजें हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं। और क्या लिखते हैं डेबिट में? प्लांट का वैल्यूएशन, है ना। एक तो ओपनिंग क्लोज, ओपनिंग हम लोग डेबिट में लिख देंगे, क्लोजिंग हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे। और जो फर्क रहेगा वो क्या रहेगा? ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन रहेगा। और एक दूसरा चीज क्या, अगर डायरेक्टली डेप्रिसिएशन दे दिया है तो डेप्रिसिएशन लिख दो। उसके बाद हमको अब मिल जाएगा क्या? नोशनल प्रॉफिट। अब नोशनल प्रॉफिट को हमको देखना पड़ेगा कितना परसेंट काम हो चुका है। 25% से कम काम हुआ होगा तो हम पी&एल में कुछ भी रिकॉग्नाइज करेंगे क्या? नहीं। पूरा का पूरा जो नोशनल प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा? रिजर्व्स में जाएगा। याद करो हमने, है ना, डेबिट क्रेडिट लिखा था, फिर नीचे नोशनल प्रॉफिट आता है। वी पुल डाउन द नोशनल प्रॉफिट टू द क्रेडिट साइड और फिर हम दो चीजों में बांटते हैं। बट 25% से कम का अगर प्रॉफिट है ना, कंप्लीशन है, तो हम लोग प्रॉफिट में कुछ डालेंगे क्या? नहीं, हम लोग कहाँ डालेंगे? रिजर्व्स में। अगर प्रॉफिट हो गया 25% से ऊपर और 50% के नीचे, मतलब रेंज क्या रहेगा? 25 to 50%। अगर ये रेंज रहेगा तो हमने फॉर्मूला क्या बनाया था? नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। इसका लॉजिक मैंने कल के वीडियो में क्लियर कर दिया था कि हम लोग इसको फर्दर रिड्यूस बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड क्यों करते हैं। ठीक है, और अगर काम 50% से ज्यादा कंप्लीट हुआ है तो हम लोग कितना पी&एल को रिकॉग्नाइज करते हैं? नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। ये फॉर्मूलेज हमने देखे थे कि इतना इतना काम कंप्लीट हो गया तो इतना पी&एल को जाएगा और बैलेंसिंग फिगर कहां जाएगा? रिजर्व्स। हमने ये भी देखा था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मतलब पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसके हमने 4 फॉर्मूलाज देखे थे। क्या देखे थे? एस्टिमेटेड प्रॉफिट, है ना, इनटू वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और उसको फर्दर रिड्यूस करके और कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। और दूसरा फॉर्मूला हमने क्या देखा था? कॉस्ट इनकर्ड टू डेट वाला। ठीक है, आई होप दैट इज ऑल क्लियर नाउ। और हमने 2 क्वेश्चंस देखे थे। क्वेश्चन नंबर 11, उसमें रिजर्व्स वाला जो पोर्शन था वहां पर थोड़ा सा करेक्शन था, 15,000 के जगह वहां पर आना था 7,000। ठीक है, एंड वी हैव सीन क्वेश्चन नंबर 12 एज वेल। ठीक है, 12 में तो सब कुछ दिया था, फॉर्मूला भी दे रखा था। यू हैव टू जस्ट पुट द फिगर्स इनटू डेबिट एंड क्रेडिट और आपको फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना था, विच वी डिड येस्टरडे। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग पढ़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत जहां पर भी वर्किंग आता है वो करते चलेंगे। ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्टर कमेंस द वर्क ऑन अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अप्रैल 2016। कमेंस कब हुआ कॉन्ट्रैक्ट? 1 अप्रैल 2016 को। ही यूजुअली क्लोजेस हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द ईयर ऑन 31 दिसंबर ऑफ ईच ईयर। यूजुअली वो बुक्स कब क्लोज करता है? 31 दिसंबर को हर साल। The following information is revealed
फ्रॉम हिज कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स ऑन 31 दिसंबर 2016। क्या क्या है इंफॉर्मेशन, क्या क्या दी है? मटीरियल सेंट टू साइट, है ना, मटेरियल का खर्चा। फिर उसके बाद जूनियर इंजीनियर है, देखो, है ना, सुपरवाइज करने के लिए कोई इंजीनियर है वहां पर। फिर लेबर लोग जो काम कर रहे हैं उनका खर्चा। तो ये कहाँ जाएगा? सब डेबिट में जाएगा, ऑफ कोर्स। अ मशीन कॉस्टिंग 30,000 रिमेन्ड इन यूज्ड ऑन साइट फॉर 1/5 ऑफ द ईयर। क्या बोल रहे हैं वो? 30,000 का कोई मशीन है जो साइट पर कितने टाइम तक रहा? 1/5 ऑफ द ईयर। Its working life was estimated at 5 years and scrap value at 2000। तो इसका वर्किंग कैसे करेंगे? जितने टाइम तक वो मशीन साइट पर था उतना ही प्रोपोर्शनेट अमाउंट का जो डेप्रिसिएशन रहेगा वो हम चार्ज करेंगे कहां पर? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड को। मतलब वो लोग क्या बोल रहे हैं, पूरे साल का आपको नहीं डालना है, आपको सिर्फ उतना ही है ना पोर्शन डालना है डेबिट साइड में जितना वो साइट पर यूज हुआ है। और देखो कैसे निकालेंगे हम डेप्रिसिएशन, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन दी है अकाउंट्स में, अगर थोड़ा बहुत भी याद होगा तो मशीन की, है ना, अमाउंट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ये हम माइनस करते हैं, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ कितनी बोल दी? 5 इयर्स। तो पहले यहां से डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, नॉर्मली निकाल लेंगे कितना आता है, और उसके बाद में फिर उसका 1/5 कर देंगे। ठीक है। अ सुपरवाइजर इज पेड ₹2,000 per month and had devoted 1/2 of his time on the contract। क्या बोल रहे हैं वो? सुपरवाइजर को कितना पे कर रहे हैं? 2,000 पर मंथ। ठीक है। और यहां पर कब से कब तक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर। काउंट करो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हो गए? 5 + 4 दैट इज 9 मंथ्स। ये 9 महीने हो रहे हैं। और ये क्या बोल रहा है? 2000 इज फॉर पर मंथ। तो इसको ऐसा कर सकते हैं, 2000 पर मंथ है इंटू 9 मंथ्स इंटू उसने कितना टाइम डिवोट किया है? सिर्फ 1/2। तो हम भी क्या करेंगे? 1/2 बन गया। ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में इतना पोर्शन डालेंगे सुपरवाइजर का जो भी हम पे कर रहे हैं। नेक्स्ट, ऑल अदर एक्सपेंसेस, एक सेकंड ये रेज कर देती हूँ। ऑल अदर एक्सपेंसेस वेर 14,000 एंड मटेरियल ऑन साइट वेर 2,500। अब ये क्या है? बाकी सारे एक्सपेंसेस बोल रहे हैं 14,000 के थे और मटेरियल कितना बचा है साइट पर? 2,500 का। ये कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज 4 लाख। कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? 4 लाख का है। पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया है वो कितने का है? 4 लाख। नेक्स्ट इट सेज on 31st December 2016 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड। क्या बोल रहा है? 2/3 जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। हावेवर आर्किटेक्ट गेव सर्टिफिकेट ओनली फॉर 2 लाख। क्या बोल रहा है वो? 2/3 काम कंप्लीट हो चुका है पर सर्टिफिकेट कितने का मिला? 2 लाख का। कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कितना है? इसको नंबर लाइन पर देखते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ मैं बताती हूँ आपको। डेट क्या है ऊपर? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2016। यहाँ पर 31 दिसंबर 2016। ठीक है, ये पूरा है 9 मंथ्स, दीज आर 9 मंथ्स। अभी क्या बोल रहे हैं वो? कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यू है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितने का है? ₹4 लाख। टोटल कितने का है? 4 लाख का। और सर्टिफिकेट कितने का मिला? सर्टिफिकेट मिला हमको ₹2 लाख का। मतलब ये कितना परसेंट हो गया? 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100 आप करोगे तो कितना परसेंट हो गया? ये 50%। लोग आज दिवाली मना रहे हैं शायद, थोड़ी सी आवाज आ रही है पटाखों की। ठीक है, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। ओके, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं वो? 50% जो है वो किसका? हमको सर्टिफिकेट मिल चुका है अभी। ओके, 50% मतलब मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ 1/2। ठीक है। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो? 1/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड, हावेवर
आर्किटेक्ट गेव सर्टिफिकेट ओनली फॉर 2 लाख, मतलब मैं ऐसे बोल सकती हूँ देयरफॉर 2/3 जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है, बट जो सर्टिफिकेट मिला वो सिर्फ 1/2 के लिए मिला। 1/2 के लिए मिला। तो अनसर्टिफाइड काम कितना है, माइनस कर सकते हो, डू इट। 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1/2, करो इसको। कैसे करोगे, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, कितना हो गया ये, 4 माइनस 3 1/6। आई होप इतना मैथमेटिक्स तो आता है सबको कि ऐसा अगर हमको इक्वेशन दे दिया जाए तो इसको कैसे करते हैं ना, ऐसा करते हैं कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 2 2 ज़ा 4 है ना, 3 1 ज़ा 3 और बीच में माइनस है इसलिए माइनस लिखा, डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ा 6, ऐसे करते हैं इसको। देन इसको सॉल्व करो और फर्दर 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 1/6। तो क्या बोलते हैं 1/6 जो काम है वो क्या है, अनसर्टिफाइड है। ये जो काम है वो क्या है, अनसर्टिफाइड। समझ में आती है बात, दिस इज इंपॉर्टेंट वर्किंग। ठीक है, अभी पूरा हमने क्वेश्चन पढ़ लिया और ये वर्किंग भी बना लिया, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन में ये वर्किंग ही है, बाकी तो ओवरऑल जो क्वेश्चन है इट इज दो इजी। ठीक है, लेट्स सी द आंसर नाउ। आंसर को कैसे प्रेजेंट करेंगे, शो यू, वेट, इतना काफी है आई गेस। ठीक है मैम, आज इतना अच्छे से क्यों बना रहे हो, डब्बा वगैरह बना के, थोड़ा सा अच्छा लगता है यार। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बनाते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, मच बेटर। ठीक है, अभी मैं लिखती हूँ इसमें, ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट। क्या क्या लिखना है हमको यहाँ पर, टू मटेरियल, देखा ना हमने सारी इंफॉर्मेशन को, हमने बोला कहाँ कहाँ जाएगा, टू जूनियर इंजीनियर, टू लेबर, ये तीनों चीजें ऊपर दी थी, ये ऐसी की ऐसी लिख दी। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, वहां पर ही फॉर्मूला बना लिया था क्या, 30,000 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1/5, क्योंकि क्या बोल रहे हैं 1/5 पोर्शन के लिए वो जो है साइट पर था मशीन। ठीक है, टू सुपरवाइजर का भी उन्होंने क्या बोला, 2,000 पर मंथ था, 9 मंथ्स के लिए वर्किंग कर रहे हैं, इंटू 1/2 ही टाइम उसने डिवोट किया, इसलिए 1/2। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे पी एंड एल और रिजर्व्स, पहले हम लोग निकालेंगे क्या, नोशनल प्रॉफिट, और उसके बाद पी एंड एल रिजर्व, तो अभी नहीं लिखते कुछ। फिर उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे बाय WIP अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर वर्क सर्टिफाइड कितना करके दिया है उसने, 2 लाख का काम हो गया था और उसका सर्टिफाइड दे दिया है। मैं बताती हूँ आपको क्या बोलता है, देखो, गेव सर्टिफिकेट ओनली फॉर ₹2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख का सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो मैं लिख दूं यहां पर वर्क सर्टिफाइड इज हाउ मच, 2 लाख। वर्क अनसर्टिफाइड, अब इसका वर्किंग करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, बनाएंगे हम वो। एंड देन बाय मटीरियल एट साइट, कितना है मटेरियल एट साइट, 2,500। ठीक है, 2,500, बाकी भी लिख दो यहाँ पर। मटेरियल कितना है, 43,000। नेक्स्ट इंजीनियर का सैलरी 12,620। लेबर इज हाउ मच, 1,00,220। कैलकुलेट करके लिख दो, 30,000 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1/5, करोगे तो आएगा कितना, डेप्रिसिएशन 1,120। ठीक है, एंड देन सुपरवाइजर का जो
है ना, 1/2 टाइम उसने डिवोट किया था, उसका कितना है सैलरी, 9,000। ठीक है, 2000 इंटू 9 कितना हो गया, 18,000। 18,000 का आधा 9,000। ये सब लिख दिया। अभी इतना इंफॉर्मेशन तो दिस वाज ऑल गिवन इन द क्वेश्चन। अब हम लोगों को क्या निकालना है, वर्क अनसर्टिफाइड। जब तक ये वाली फिगर नहीं आती, जब तक ये वाली अमाउंट नहीं आएगी, तब तक हमारा नोशनल प्रॉफिट आएगा क्या, नहीं आएगा। हम क्यों बोल रहे हैं कि वर्क अनसर्टिफाइड, देखो वर्किंग नोट में मैंने बता दिया था आपको 1/6 जो पोर्शन है वो क्या है, वर्क अनसर्टिफाइड। और क्वेश्चन में वर्क अनसर्टिफाइड दिया है क्या, नहीं। हमको निकालना पड़ेगा वर्क अनसर्टिफाइड कितना है। अब एक काम करो, आपको कैसे निकालना पड़ेगा वर्क अनसर्टिफाइड, इन सब की टोटल करो, डू द टोटल ऑफ ऑल दीज अमाउंट्स। ये पूरा कॉस्ट लग रहा है, एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करने में इतना पूरा कॉस्ट लग रहा है, तो इन सब की टोटल करो एक बार, कितना आता है बताओ टोटल करके। और एक चीज है यहाँ पर, क्या चीज है, टू अदर एक्सपेंसेस, वो हम भूल गए थे, वो भी लिखना है। अदर एक्सपेंसेस वो कितना है, 14,000। नाउ दिस ऑल इज द गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। ठीक है, वर्किंग नोट हमारा क्या था, ऊपर वाला जो 1/6 आया वो था। ये सब कुछ हमने किया था कि जो हाफ वर्क है वो सर्टिफाई हो चुका है और 2/3 काम है ना कंप्लीट हो गया, 2/3 वर्क इज कंप्लीटेड, 2/3 कंप्लीट हो गया, 1/2 का सर्टिफिकेट मिल गया। तो ऐसा सब कुछ हम लोग यहाँ पर भी वर्किंग नोट में लिख लेते हैं। वर्किंग नोट, इसको माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1/6 कैलकुलेशन करके आ गया उधर। ठीक है, और एल्स व्हाट विल आई डू इज, इसी को मैं यहाँ पेस्ट कर देती हूँ ना, ऑल दिस पोर्शन, वेट, आई विल पेस्ट इट हियर एंड ये सब कुछ इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अभी इन सब का टोटल करो, डू द टोटल ऑफ ऑल दिस कॉस्ट। ठीक है, मैं बताती हूँ क्यों कर रहे हैं हम लोग ये, क्योंकि देखो और कहीं से वर्क अनसर्टिफाइड का फिगर नहीं आने वाला। दो चीजें रिक्वायर्ड है, ये पूरा कॉस्ट लगा, मटेरियल, इंजीनियर, लेबर, डेप्रिसिएशन, सुपरवाइजर, अदर एक्सपेंस। ठीक है, ये पूरा खर्चा लगा यहाँ पर। ठीक है, आई राइट डाउन सब का टोटल करके कितना आ गया, टोटल टोटल आ गया 177,460। 177,460। मैं ये बोलूं कि 2/3 काम के लिए है ये, मतलब 2/3 काम उन्होंने बोला ना कंप्लीट हो गया, तो मैं ये मान सकती हूँ कि ये पोर्शन 2/3 पोर्शन के लिए है। तो भी मेरा 1/6 पोर्शन जो है वो अनसर्टिफाइड है, मतलब वो कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं है इसीलिए वो सर्टिफाइड नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 1/6। ठीक है, और यहां पर आएगा x का अमाउंट, ये जो भी x आएगा ना, दिस इज वर्क अनसर्टिफाइड, दिस इज वर्क अनसर्टिफाइड। करो इसको एक बार, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डू इट। तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा 177,460, 177,460 डिवाइडेड बाय 2/3 इंटू 1/6 इंटू वर्क 1/6। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 177,460 है ना, इंटू 3/2 इंटू 1/6। कर सकते हैं क्या ऐसा, इसको करो कैलकुलेट, 177,460 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 6, कितना आ गया, हाउ मच इज द आंसर, आंसर आ गया 44,365। मैथमेटिक्स, मैम ये आपने उल्टा क्यों कर दिया, 2/3 का 3/2 क्यों कर दिया, क्योंकि वो डिवाइड में था और मैंने इधर इनटू कर दिया उसको। ठीक है, आई डिड दैट वे, इसीलिए मैंने उसको उल्टा कर दिया। समझ में आती है बात, 177,460 इज माई टोटल कॉस्ट, है ना, ये पूरा टोटल कॉस्ट लग रहा है पूरे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए। और 1/6 पोर्शन अनसर्टिफाइड है, 2/3 पोर्शन कंप्लीट है। तो मैं मान रही हूं इतना पोर्शन 2/3 के लिए, तो 1/6 के लिए कितना है ना, तो फिर कितना आ गया वो
44,365। ये क्या है? अब ये वाला जो अमाउंट है वो है वर्क अनसर्टिफाइड। मैं लिख दूं फिर टेबल में ऊपर, वर्क अनसर्टिफाइड हमारा वर्किंग नोट से कितना आया है? आया है 44,365, है ना। अभी जो आएगा बैलेंसिंग फिगर वो आएगा कितना? कुछ नहीं, मैंने थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लिया क्योंकि हमको नोशनल प्रॉफिट के बाद में P&L एंड रिजर्व्स को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। करो, बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया? नोशनल प्रॉफिट टू नोशनल प्रॉफिट कितना आ गया? करो, बैलेंसिंग फिगर से निकालो। 35 कितना आ गया? नोशनल प्रॉफिट 66,905 इतना आ गया। यह आ गया बैलेंसिंग फिगर से नोशनल प्रॉफिट। टोटल कर दो दोनों साइड का, दैट कम्स टू 246,865 246,865 कर दो। ओके, आई होप दिस इज डन। स्लोली सॉल्व कर रही हूँ एकदम, कि ये बिल्कुल समझ में आ जाए आपके, ऐसा ना रहे कि किसी को समझ में नहीं आया। अभी नेक्स्ट, ये नोशनल प्रॉफिट को नीचे पुल करते हैं हम, तो मैं यहां पर लिख दूं बाय नोशनल प्रॉफिट। कितना आ गया नोशनल प्रॉफिट? 66,905। अब प्रॉफिट एंड लॉस टू P&L कितना डालेंगे? P&L को क्वेश्चन में क्या बोल दिया? 2/3 काम कंप्लीट है। 2/3 काम कंप्लीट है मतलब मैं वो फॉर्मूला लगा सकती हूँ, नोशनल प्रॉफिट कितना आएगा? इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। कर दो, ये पूरा फॉर्मूला है ना। 2/3 का फॉर्मूला है। 2/3 क्यों लिया मैम? 2/3 इसीलिए लिया क्योंकि उन्होंने बोल दिया 2/3 काम कंप्लीट हो गया, मतलब इट इज 50% के ऊपर वाला काम है ये, तो 50% के ऊपर वाला काम रहा तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। नोशनल प्रॉफिट कितना आया है हमारा? नोशनल प्रॉफिट कितना आया है? 66,905 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड कितना है वो तो पता है हमको, मैं लिख देती हूँ 2 लाख। और उन्होंने क्या बोला? 80% इसका हमको कैश रिसीव हुआ है, तो 2 लाख का 80% 1,60,000। डायरेक्ट देखो 80% भी लिख सकते हैं, बट अभी पूरा फॉर्मूला वाइज जा रहा है तो हम लोग पूरा फॉर्मूला वाइज ही इसको सॉल्व करेंगे। तो कितना आ गया? करो सॉल्व, इसको सिंप्लीफाई करोगे पूरा तो कितना आ गया? 66,905 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 80%, 35,682.66। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 35,683 35,683। तो ये कहाँ जाएगा? P&L को जाएगा। तो मैं यहां पर ऊपर लिख देती हूँ इस अमाउंट को, ₹35,683। और यहां पर मेरा बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगा? टू रिजर्व्स। टू रिजर्व्स यहां पर आएगा बैलेंसिंग फिगर। कैसे करेंगे बैलेंस? ऐसे करेंगे 66,905 66,905 और अभी कर दो 66,905 माइनस 35,683 31,222 31,222। दिस इज ट्रांसफर्ड टू रिजर्व्स। डू यू गेट दिस? समझा है ना गाइस सबको? आई होप दिस इज क्लियर, है ना। मैंने पूरा कोशिश किया है कि मैं एकदम क्लियरली इस क्वेश्चन को समझाऊं, क्योंकि इसमें देखो 2-3 चीजें ऐसी थोड़ी डिफिकल्ट है जो डिस्कस करने के लायक है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यू शुड स्टार मार्क दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 इज इंपॉर्टेंट। बचे पे फर्स्ट 2 क्वेश्चंस नहीं भी करोगे स्टार मार्क, ओके ठीक है। और अभी भी सॉल्व कर लिया तो आपको एकदम जम गया है वो क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन भी इजी ही था, देयर वाज नथिंग न्यू। बस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा माइंडफुली देखकर और कितना काम कंप्लीट हो गया, कितना काम बचा है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी है। अभी क्वेश्चन में उन्होंने नीचे के सेंटेंस में जो दिया है, मतलब मैं बताऊं तो आपको ना यहाँ पर ऐसे स्टार मार्क कर देना है जब भी यू आर सॉल्विंग सम क्वेश्चन। अब देखो बाकी क्वेश्चन तो नॉर्मल है, जो डेबिट में जाने वाला है, क्रेडिट में जाने वाला है। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कहाँ फॉल करता है? इधर। तो इस पैराग्राफ को ना ऐसे बॉक्स कर देना है एंड यू शुड स्टार मार्क हियर, है ना। जितने 2 3 4 5 जितने भी स्टार्स आपको यहाँ मार्क करना है उतने स्टार्स आप मार्क कर दो, क्योंकि देखो हर बारी आपको जरूरत नहीं है पूरा क्वेश्चन को पढ़ो, पूरा आंसर को सॉल्व करो, नो। अभी एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम के पहले, तो किस क्वालिटी का क्वेश्चन आपको करना है? तो क्वेश्चन नंबर 13 इज द परफेक्ट एग्जाम्पल जिसका इस तरीके का प्रॉब्लम आप उठा के सॉल्व कर सकते हो। बचे हुए 11 12 देखो भी मत, ठीक है। नो नीड टू सी दोज क्वेश्चंस, क्योंकि वो एकदम इजी है। फॉर्मूले अगर पता है आपको, नोशनल प्रॉफिट इंटू टू थर्ड 1/3 जितना भी लेना है, इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, तो दैट दोनों भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ा सा ट्रिकी दे दिया उन्होंने। कौन सी चीज में ट्रिकी दे दिया मैम? ये 2/3 है ना, रिसीव्ड 2 लाख, तो 50% अमाउंट इज रिसीव्ड, ठीक है। तो उतना हमको सर्टिफाई होके मिल गया। अभी क्या है, कितना अनसर्टिफाइड है उतना निकाला, और जो भी वो वर्किंग किया नीचे में, हमने जो वर्क अनसर्टिफाइड का वर्किंग किया वो कैसे किया? पूरा एक्सपेंस ले लिया, पूरा जो भी मटेरियल, लेबर, इंजीनियर का खर्चा, अदर एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड सुपरवाइजर का जो भी पेड हमको सैलरी दिया हुआ है यहाँ पर 9 मंथ्स का, वो सब लेके हमने क्या कर लिया, पूरा टोटल कॉस्ट निकाल लिया। टोटल कॉस्ट निकालने के बाद उसका क्या किया हमने? 1/6 पोर्शन लिया। हमने मान लिया उतना 2/3 के लिए है और 1/6 के लिए निकालना है, तो डिवाइड बाय 2/3 इंटू 1/6। उसको समराइजली पूरा सॉल्व करोगे पूरा, है ना। पूरा सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा ये अमाउंट 44,365। तो इंपॉर्टेंट क्या था? ये वाला इंपॉर्टेंट था जो वर्किंग नोट हमने सॉल्व किया। और सेकंड क्या इंपॉर्टेंट है? हमारा नोशनल प्रॉफिट। ये नोशनल प्रॉफिट तो हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट के बाद ये फॉर्मूला को बराबर से यूज करना, है ना। दिस इज सो इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका जो आंसर रहेगा ना, पूरा आंसर यही में छुपा है, बस दीज 2 फिगर्स। बाकी एग्जामिनर को बाकी कोई भी आपके क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है क्या लिखा है आपने। सिंस ये क्वेश्चन नंबर 13 में सारे, तो आपको मार्क्स देखो सबके मिलेंगे। ये वाले एडजस्टमेंट के मार्क मिलेंगे, ये वाले एडजस्टमेंट का मार्क मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था नया? सुपरवाइजर जो हमने लिखा, सुपरवाइजर को पे किया, इसमें नया क्या था? देखो ऊपर उन्होंने सेंटेंस में क्या बोल दिया कि 1 अप्रैल से उन्होंने चालू किया और 31 दिसंबर को खत्म किया। अब अगर उस सेंटेंस से आपको ये दिमाग में नहीं आया कि दे आर सेइंग कि हमको ये जो वर्किंग है वो 9 मंथ्स के लिए करना है, तो आप क्या कर सकते हो? डायरेक्ट 2000 इंटू 1/2, क्योंकि वो तो पूरा एक सेंटेंस में दे दिया कि 2000 हम लोग पे कर रहे हैं और 1/2 ही जो पोर्शन है उतना ही काम उन्होंने साइट पर किया है इस कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड, ठीक है। आप उतना लॉजिक लगा के कर दोगे 2000 इंटू 1/2। वॉट अबाउट 9 मंथ्स? या तो आप देखो 9 मंथ्स नहीं, आप पूरा 12 मंथ्स ले लोगे, है ना। 2000 इंटू 12। अगर आपका उस सेंटेंस पर अगर ध्यान नहीं गया 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर, तो यू विल नॉट नो कि 9 मंथ्स लेना है या 12 मंथ्स लेना है, ठीक है। इसीलिए इंफॉर्मेशन को बहुत 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 डिटेल में पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 अगेन आई एम रिपीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डेप्रिसिएशन का यू शुड नो दैट फॉर्मूला, है ना। प्लांट का वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितना भी वो नंबर ऑफ ईयर्स दिए है वहां पर एस्टिमेटेड लाइफ उससे डिवाइड करना होता है। और अपने आप बोल दिया कि जो 1/5 पोर्शन है उतना ही पोर्शन इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम आ रहा है। वर्क सर्टिफाइड दिया है, मटीरियल एट साइट दिया है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है ना। ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी गिवन, ये पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, दिस एंड दिस, ठीक है। आपको क्या निकालना है? वर्क अनसर्टिफाइड, फिर नोशनल प्रॉफिट, फिर P&L को कितना ट्रांसफर और रिजर्व्स को कितना ट्रांसफर, इसी का पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सो आई विल गिव टाइम टू कॉपी डाउन, ये आपको पूरा कॉपी करना है अभी, ठीक है।
I'll zoom the screen. एक बार आंसर में भी टैली कर लो। देखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया है, पूरा जो भी डेबिट साइड का खर्चा है वो यहाँ तक लिख लिया, वर्क सर्टिफाइड भी लिख दिया, ठीक है, मटेरियल एट साइट लिख दिया, एवरीथिंग इज रिटन डाउन। अभी देखो यहाँ पर ना कोई वर्किंग नोट ऐसा बहुत डिटेल में बनाया नहीं है, डायरेक्टली P&L रिजर्व डाल दिया एंड दे हैव
सॉल्व दिस, बट यू डोंट नो कि ये वर्किंग ऐसा क्यों किया है ना। व्हाट इज दिस 2/3 1/6, व्हाट इज दिस पार्ट। तो उसके लिए पूरा इन डिटेल वर्किंग नोट मैंने ऑलरेडी हमारे आंसर में बनाया है। तो आपको ये वर्किंग नोट यहां से काट दो एकदम, ठीक है, एकदम काट दो। और पहले जो हमने वर्किंग नोट बनाया है वहां से आपको ये पहले, है ना, वर्क अनसर्टिफाइड की फिगर आएगी। वो वर्क अनसर्टिफाइड की फिगर आने के बाद ही आपको जो है नोशनल प्रॉफिट आएगा। नोशनल प्रॉफिट से फिर आपको इन दोनों चीजों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व्स कैरी फॉरवर्ड। ऐसा प्रेजेंट करना है तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। बट देखो कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, व्हाट इज 2/3, देन ये 1/6 कहां से आया। द मेन प्रॉब्लम इज व्हाट इज 1/6। अब ये भी दे दिया इन्होंने माइनस, बट ऐसा क्यों दिया, है ना, वाई दिस इज गिवन। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा लिखना चाहिए फिर कि भाई जो 2/3 पोर्शन है दैट इज वर्क कंप्लीटेड, that is work completed, and then 1/2 is certified, तो 1/6 is uncertified, ठीक है, 1/6 is uncertified। इसलिए फिर इन्होंने क्या किया है, ये जो 177, अब ये कहां से आया फिर, ये 177,460 ये अमाउंट कहां से आया, ठीक है। तो जब तक अब ये P&L नहीं पता, रिजर्व्स कहां से आए नहीं पता, तो इतना दिमाग नहीं लगेगा कि इन सब का टोटल है वो, ठीक है, इन सब का टोटल है वो 177,460। और उसके बाद आपको ये डिवाइड क्यों करना है और ये मल्टीप्लाई क्यों करना है, ऑल दिस इज टू बी नोन कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। कभी भी आंसर सॉल्व कर रहे हैं तो इट इज, लर्न थोड़ी कर सकते हो यार, यू कैन नॉट लर्न ऑल दिस आंसर्स, और यू कैन नॉट इवन लर्न द प्रोसेस। यू कैन फर्स्ट रिमेंबर इट कॉन्सेप्चुअली कि ऐसा क्यों किया है, यू कैन रिमेंबर द कॉन्सेप्ट एंड डू इट द, ना, आंसर फिर कर सकते हो अपने आप। बट अगर ऐसे इस तरीके से दे दिया तो फिर इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि इसको कैसे सॉल्व करना है फिर। देन यू रिक्वायर अ क्लास, देन यू शुड ज्वाइन माई क्लास एंड यू शुड ऑल्सो रिकमेंड पीपल टू ज्वाइन माई क्लास, ठीक है। आई होप ये आंसर समझ में आया है सबको, इतना डिस्कशन किया है ना इस पे डिटेल में। आई थिंक इट इज हाफ एन आवर नाउ, ठीक है, आधा घंटा हो गया इस एक क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बट इतना वर्थ है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें अलग अलग एंगल से सोचकर अपने अपने जगह लिखनी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट वाज अगेन दिस पार्ट एंड ये वाला पोर्शन, बाकी इंफॉर्मेशन इज गिवन, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, आई थिंक यू शुड स्टार मार्क दिस क्वेश्चन ऑल्सो, वेरी नाइस क्वेश्चन दिस इज। The following figures are supplied to you by contractor for the year ending 31st December 2016। क्या दिया है यहाँ पर डेट 31st December 2016। अब ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है बताती हूँ आपको। नीचे क्या बोल दिया उन्होंने, वर्क इन प्रोग्रेस ऑन 31st December 2015। लिंक करो जरा डेट को, 2016 2015, दैट मीन्स ये ओपनिंग है। मैं ऐसे बोल सकती हूँ दिस इज 1st January 2016, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, विच मीन्स यहां से अब काम शुरू होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला हम समझेंगे कि मटीरियल ही है जो अभी नेक्स्ट ईयर में प्रोसीड हो रहा है, तो ये डेबिट साइड में जाएगा। कहाँ जाएगा ये, डेबिट में। जैसा हम बोलते हैं ना कि भाई कुछ तो काम बचा है या मटेरियल लगने वाला है, तो अब कौन सा मटेरियल लगने वाला है, जो आधा काम हो गया अब उसके ऊपर प्रोसेसिंग होने वाला है, वो कुछ ऐसा है, देखो, है ना। यहाँ का कुछ ये WIP बच गया। हमने जब कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था तो बोला था कि ये जो WIP है ये कहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है डेबिट में। फिर यहाँ कुछ क्लोजिंग बच जाएगा, क्लोजिंग बच जाएगा यहाँ पर, वो फिर अगले साल डेबिट में जाएगा, है ना, डेबिट में जाएगा। और लास्ट में थर्ड ईयर में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ही हो गया, फिर यहाँ पर WIP बचेगा क्या, नहीं। फिर यहाँ पर वो कंप्लीट हो गया और यहाँ पर वो कहलाया जाएगा क्या, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, पूरा हो गया वो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टी के नाम से जाएगा वो, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। समझ में आती है बात। तो दैट इज हाउ इट इज डन। तो हम लोग क्या करेंगे, WIP को कहाँ लेकर जाएंगे, डेबिट में। प्लीज कॉन्सेंट्रेट एंड पे अटेंशन, लिसन इट वेरी केयरफुली, क्योंकि यहाँ अभी हम जो भी लिखने वाले हैं ना, डेबिट क्रेडिट, वहीं से आंसर बनता जाएगा, ठीक है। अब जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको तो एकदम माइन्यूटली डिस्कस कर रही हूँ। अभी वर्क इन प्रोग्रेस दोनों डेट्स देखो, ये डेट्स क्यों मजाक के लिए नहीं दिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर टू अंडरस्टैंड कि इसको कहाँ लेकर जाना है,
ठीक है। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, देखो इतना काम WIP में बच गया है, मतलब प्रीवियसली कुछ तो काम थोड़ा सा कंप्लीट हुआ है, उस कंप्लीटेड काम का कॉन्ट्रैक्टी ने कितना पैसा दे दिया, 55,000। मतलब बोल रहे कि नेट में हमारे पास इतना WIP रखा है। ठीक है, देखते आगे। वेजेस डेबिट में जाएगा, मटेरियल बॉट डेबिट में जाएगा, नया मटेरियल है तो डेबिट डेबिट। वर्किंग एक्सपेंसेस अगेन डेबिट। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स फिर से डेबिट। मटेरियल बॉट और स्टोर से मतलब गोडाउन से साइट पे भेज दिया। ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या बोला है, 1250 और उसमें से बोला है 250 चार्जेबल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को ट्रांसफरेबल है क्या, वो नहीं, तो हम लोग इसका वर्किंग कैसे करेंगे, 1250 माइनस 250, दैट इज ओनली 1000 जाएगा किसको, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को। फेयर इनफ। देन दे हैव गिवन व्हाट, प्लांट का अमाउंट दे दिया, कितना दिया प्लांट का, 2500, इसको हम अभी के लिए डेबिट में डालते हैं, देखते हैं कुछ और इंफॉर्मेशन दी है क्या। मटेरियल रिटर्न्ड टू सप्लायर, है ना, ऊपर में कुछ मटेरियल बॉट है, हमने उसको वापस कर दिया, इधर उसको वहां से रिड्यूस करो, नहीं तो डायरेक्ट क्रेडिट में डाल दो। ऊपर डेबिट में किया था ना, मटेरियल लाया था तो अब वापस कर दिया तो क्या करो, क्रेडिट करो। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, फिर से क्या करो, क्रेडिट करो। फिर वर्क सर्टिफाइड कहा जाता है, ये WIP में क्रेडिट साइड में जाता है। कॉन्ट्रैक्ट्स फिनिश्ड, अभी इसका इंफॉर्मेशन क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट फिनिश्ड, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, कहां जाएगा ये, इस साल ऐसे समझो ये लास्ट साल है इनका, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो कहां जाएगा, मैंने यहां पर बताया आपको कहां जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, क्रेडिट में जाएगा, लिख दो फिर क्रेडिट। प्रॉफिट्स टेकन अपॉन कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉफिट्स टेकन अपॉन कॉन्ट्रैक्ट्स कहां जाएगा, हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं, नोशनल प्रॉफिट वो सब निकालते हैं, अब नोशनल प्रॉफिट क्यों नहीं आएगा इसमें, क्योंकि बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फिनिश्ड, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका, सिंस कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका अब तो अब नोशनल प्रॉफिट नहीं, अब पूरा का पूरा रियल प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये कहा जाएगा डेबिट में, हमको प्रॉफिट देकर रखा है, तो मैम फिर निकालना क्या है, देखते हैं ना, आंसर सॉल्व करेंगे तब देखेंगे कि बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगा। फिर बोला है एडवांसेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, इसको हमको यहाँ पर हमको बैलेंस शीट भी बनानी है, ठीक है, तो इसीलिए वो अमाउंट दिया है, एडवांसेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी। नीचे बोला है क्या, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट लेजर अकाउंट्स, टोटल कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, क्यों बनाना है कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट, देखो डिटेल्स दी है ना, कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, एडवांसेस कितने दिए, कैश ऑलरेडी कितना रिसीव हो चुका, और बैलेंस में कितना हमसे कॉन्ट्रैक्टी से रिसीवेबल है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट। एंड शो वर्क इन प्रोग्रेस एज इट वुड अपीयर इन बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट का हमको उतना सा सिर्फ एक्सट्रैक्ट बताना है जहां पर ये वर्क इन प्रोग्रेस दिखने वाला है, पूरा नहीं बनाना है, उतना ही पोर्शन बनाना है। तो दिस इज द क्वेश्चन इट लुक्स, सारा डेबिट क्रेडिट इंफॉर्मेशन लिख दिया। आप भी क्या करो, पेंसिल से ना ऐसा थोड़ा थोड़ा मार्किंग कर लो, कहाँ कौन सी इंफॉर्मेशन जाने वाली है, एटलीस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन ऊपर का छोड़ दो, दोनों WIP एंड कैश रिसीव वो छोड़ दो, बाकी जो ड्यूरिंग द ईयर खर्चा हुआ है ना, ये यहाँ पर आप इतना डेबिट क्रेडिट तो लिख ही सकते हो। ठीक है, तो इतना पहले आपको जितना जितना पता है उतना उतना मार्क करके लिख दो, उसके बाद प्रोसीड टू द आंसर, क्योंकि फिर आंसर इजी बन जाएगा। देखो डिफिकल्टी कब बनती है पता है क्या, जो चीज पता है वो भी नहीं लिख रहे, ठीक है, जो चीज पता है वो भी नहीं लिख रहे तो फिर डिफिकल्टी बढ़ जाती है। क्वेश्चन पेपर कभी भी पूरा डिफिकल्ट नहीं आता है, यू पैनिक जस्ट लाइक दैट, कभी भी पूरा पेपर डिफिकल्ट नहीं होता, कुछ तो इंफॉर्मेशन होती ही है हर एक क्वेश्चन में जो आपको एकदम पता होती है, क्वेश्चन में गिवन होती है, सिर्फ इतना दिमाग लगाना होता है इसको कहाँ बराबर से सेग्रीगेट करे। अब डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, इतना तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन, अब देखो मैंने भी कितना ही लिखा है यहाँ पर, ऊपर का तो मैंने अभी एक्सप्लेन भी नहीं किया, सिर्फ WIP का ओपनिंग पोर्शन एक्सप्लेन किया क्योंकि वो डेट कनेक्ट होनी चाहिए, बाकी मैंने कुछ एक्सप्लेन किया क्या, नहीं, सिर्फ लिख दिया। अभी एक्सप्लेनेशन तो हम शुरू करेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व द आंसर। ठीक है, लेट्स मूव टू द आंसर नाउ। मेरे साथ में प्रिपेयर मत करो, पहले आंसर को देख लो यहाँ पर किस तरीके से हम लोग बना रहे हैं, उसके बाद जब स्क्रीन को जूम करूंगी तो यू कैन कॉपी डाउन देन। ठीक है, तो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट
अकाउंट। ठीक है, क्या क्या बोला था हमने, क्या क्या जाएगा यहाँ पर, टू WIP पहले डिसाइड कर लिया था, जो 2015 का डेटा है वो यहाँ पर जाएगा। ठीक है, 2015 का WIP कितना था, 85,000। मैम कैश रिसीव्ड माइनस वो नहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, वो अकाउंट में आएगा। किसके अकाउंट में आएगा मैम, कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट में। पैसा कौन देता है, कॉन्ट्रैक्टी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया ना इतना, तो उसको पैसा देता है कॉन्ट्रैक्टी, तो वो नीचे वर्किंग करेंगे। उन्होंने क्वेश्चन वाइज ऐसा दे दिया, हम लोग इसको कैसे वाइज बना रहे हैं, आंसर वाइज। कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं पहले अकाउंट, उसके बाद बनाएंगे कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, वो इन्फॉर्मेशन वहां यूज होगा। ठीक है, कैश वाला। WIP कितना था, 85,000। टू, बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी लिख दो, टू वेजेस, टू मटीरियल्स, टू वर्किंग expense, to admin expense, to plant, to P&L। ये भी दिया ही है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने ऑलरेडी बता दिया, हम इसको नोशनल प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बोलेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। बाय WIP अकाउंट, यहां पर क्या आएगा, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, फिर आएगा बाय मटीरियल रिटर्न्ड। अब दो है तो यहां पर ब्रैकेट में लिख दो सप्लायर। सप्लायर को कितना किया, बाय मटीरियल रिटर्न्ड। इसको दे दिया स्टोर्स को, वो माइनस हो गया, बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। ये दोनों ही चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। प्रॉफिट एंड लॉस एंड कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट क्यों लिखेंगे, अगेन आई रिपीट दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड नाउ। ठीक है, और उतना अमाउंट अभी हमको कॉन्ट्रैक्टी से रिसीवेबल है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। ओके, सारी इंफॉर्मेशन पुट करेंगे। आई विल वेट फॉर सम टाइम, यू डू इट, आई विल ऑल्सो डू इट ऑन माई ओन। ठीक है, आई विल गिव टाइम। आई हैव रिटन। ठीक है, सारा गिवन इंफॉर्मेशन, इट इज ऑल गिवन। P&L, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, मटीरियल रिटर्न, बाकी सारी डेबिट में जो भी इंफॉर्मेशन है, इट इज ऑल गिवन। ठीक है, देख लो एक बार। अभी मैम बचा क्या है, फिर सब तो लिख लिया, निकाल लो वर्क अनसर्टिफाइड बैलेंसिंग फिगर से। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका, पर अभी तक उसका सर्टिफिकेट नहीं मिला। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट ये डाल दिया, देखो वर्क अनसर्टिफाइड कितना आ जाएगा, फिर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 88,000। दिस अमाउंट इज बैलेंसिंग फिगर 88,000, वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, अब मैम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज डन। नाउ कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कैसे बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, पे अटेंशन, डू नॉट राइट एनीथिंग नाउ। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले यहां पर लिख दो बाय बैलेंस, है ना, बाय बैलेंस BD। ऐसा क्यों लिखा बाय बैलेंस BD, है ना, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, क्योंकि इतना कॉन्ट्रैक्टी से हमको क्या करना है, लेना है रिसीवेबल। तो डेबिट बैलेंस होगा पहले CD, जो भी बैलेंस आया होगा वो यहाँ है ना, यहाँ पर डेबिट में आया होगा बैलेंसिंग फिगर, तो उसको पहले हम लोग नीचे खींच के ला लेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आ गया था बैलेंस ब्रॉट डाउन, 55,000। कहाँ से आया मैम, ये देखो यहां से आया। कैश ऑलरेडी लास्ट ईयर कितना रिसीव हो चुका है, 55,000, तो वो इसीलिए मैंने यहां पर लिखा बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। उसके बाद बाय कैश, अभी कितना कैश रिसीव हुआ, है ना, हम लोग ऐसे ही एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, किससे रिसीव हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टी से, और कैश डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, तो कैश कितना आया है अभी, 40,000। ठीक है, 40,000 कैश आया है। ऊपर क्या लिखा हमने यहां पर, ये देखो
कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कहां पर लिखा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड में, तो इसको मैं बोलूं फिर यहां पर आके ये डेबिट में आएगा टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कितना 22,500, 22,500। अब क्या, अब बस टू बैलेंस सीडी कर दो बैलेंस, है ना। अब कितना रिसीवेबल है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, तो कैसे बैलेंस करेंगे इसको, कर दो टोटल यहां पर 95,000, यहां पर 95,000, ठीक है, और कर दो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 72,500। इतना अभी हमको कॉन्ट्रैक्टी से लेना है, ठीक है, ऐसा, ओके, ऐसा ये सब काम करेगा। लास्ट ईयर वो बोल रहे है ना रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, उसको हम लोग ब्रॉट डाउन कर रहे हैं, उसके बाद अभी जितना रिसीव हुआ है ना 40,000 उन्होंने बोल दिया है। एडवांसेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी कितना है 40,000, तो इसीलिए वो यहाँ पर लिखा है 40,000 बाय कैश। देन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ये ऊपर से लाया है यहाँ से, हाउ डू आई शो इट, ऐसे बता देती हूँ, ठीक है, एंड देन दिस इज द बैलेंस। फिर ये अगले बार ये ऐसा हो जाएगा बाय बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके। नाउ बिफोर मूविंग टू द बैलेंस शीट हम लोग ये देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में जाता क्या है। हमने थ्योरी में पढ़ा था बैलेंस शीट में ये पूरा WIP जाता है। WIP में दो चीजें आती है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। कितना आता है इनका टोटल, इनका टोटल आता है 103,000, ठीक है, 103,000 से लिख देती हूँ। वन 103,000। अभी इसको मुझे बैलेंस शीट में लिखना है, कैसे लिखूंगी मैं, WIP एसेट्स में लिखेंगे, है ना। WIP में कितना अमाउंट लिखूंगी 103,000 WIP लेस कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड कितना है 72,500, 72,500, दैट मीन्स अभी कितना जाएगा 30,500, ठीक है। WIP इतना कैश रिसीव हो गया, अभी वो कैश में जाएगा नीचे, है ना, यहाँ पर कैश लिखेंगे ना, वहां पर जाएगा 72,500, और यहाँ पर कितना जाएगा 30,500, क्योंकि इतना कैश तो रिसीव हो चुका, ठीक है। WIP इज टोटल 103,000, कैश रिसीव्ड इज 72,500, और बैलेंस आउटर में कितना जाएगा 30,500, ठीक है। अभी एक बार आप कॉपी कर लो इसको, ठीक है, कॉपी डाउन, आई विल जूम द स्क्रीन। एक डाउट आपको हो सकता है, मैम ये ऐसे क्यों लिखा बाय बैलेंस BD, ये तो कैश रिसीव हो गया। ये ना देखो पूरा कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट मेंटेन किया है ना, पूरा कॉन्ट्रैक्ट से पूरे टर्म तक कितना कैश रिसीव हुआ है, कितना रिसीवेबल है, तो जितना रिसीव हो चुका ना उतना हम लोग बैलेंस में डालते, कितना रिसीव हो चुका, फिर नेक्स्ट ईयर उसको कैरी करके बोलते कि इतना जो है ना पोर्शन रिसीव हो गया, कितना रिसीव हो गया 55,000, तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ ऑलरेडी रिसीव्ड, ऑलरेडी रिसीव्ड। अभी और कितना रिसीव हो गया 40,000 और रिसीव हो गया, पर कॉन्ट्रैक्ट से और अभी कितना लेना बाकी है 22,500, मतलब मेरे पास अभी नेट बैलेंस कितना है अभी 72,500 का ही, ठीक है। इतना जब आएगा नेक्स्ट ईयर तब उसको
अगले साल देखेंगे, है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर फिर से क्या बोल दिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 70 to 500। फिर से यहाँ पर आ जाएगा समथिंग बाय कैश, फिर टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसीलिए वो बैलेंस लिखा है, इट इज नॉट रिसीवेबल, इट इज लाइक कि हम लोगों ने उतना रिसीव कर लिया इसलिए बैलेंस लिखा है, जो ऑलरेडी रिसीव हो चुका प्लस अभी जितना कैश आ रहा है और कितना और रिसीवेबल है, मतलब नेट में हमारे पास अभी कितना बैलेंस आना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट से, 70 to 500। क्विकली एक बार आंसर में भी देख लो, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, ऑल दिस इज गिवन, देन वर्क सर्टिफाइड इज गिवन, ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल गया, वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। और ये जो अमाउंट है 103, दिस इज ट्रांसफरेबल टू व्हाट, बैलेंस शीट, ठीक है। हमने बोला था, थ्योरी में पढ़ा था ना कि बैलेंस शीट में असेट में WIP का दोनों जाता है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। ये दोनों टर्म सिर्फ इतना फर्क है इनका कि जो वर्क सर्टिफाई होता है अब हम इसको क्लेम कर सकते हैं, जो कंप्लीट भी हो गया, सर्टिफाई भी हो गया, अभी कॉन्ट्रैक्ट के पास जाओ, बोलो पैसे दो। और अनसर्टिफाइड काम वो है जो समझो कभी कभी कंप्लीट भी हो जाता है बट सर्टिफाई होता है क्या, नहीं होता, बट देन स्टिल इट कैन बी वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो इसीलिए उसको डालेंगे कहां पर, हमारे एसेट साइड में 103,000। फिर बनाया हमने कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, देखो ऑलरेडी रिसिप्ट कितना अमाउंट है 55,000, अभी कितना कैश आया 40,000। फिर टू कॉन्ट्रैक्ट 22,500, है ना, वो ऊपर से आया, ये यहां से आया, और बैलेंस, बैलेंस यहां पर आप ऐसे भी लिखते हो, लिख सकते हो, ऑलरेडी रिसीव्ड, ऑलरेडी रिसीव्ड, ठीक है। एंड देन दिस इज द बैलेंस शीट। आई होप दिस इज क्लियर, हमने भी ऐसा ही बनाया, बस देखो यहाँ पे अब कोई समझ में नहीं आता कि अब कैसे सॉल्व करना है, तो ये बैलेंसिंग फिगर से आना चाहिए। फर्स्ट साइड पे समझ में नहीं आता कि कैसे सॉल्व करना है इसको, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन दी है। और इम्पोर्टेंट क्या था, ये कॉन्ट्रैक्टी और ये P&L। मैम इधर नोशनल प्रॉफिट, P&L, रिजर्व्स वो क्यों नहीं आया, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, है ना, इसीलिए ये दोनों चीजों को ऐसे लिखा है। तो आप अगर ऐसा लिख दोगे ना, कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, तो वहां से ऐसा एरो निकाल के ना ऐसा लिख दो, ये P&L को, और एक एरो निकाल के यहाँ पे लिख दो, और ये वाला जो हमने बनाया हुआ है ना ऊपर, ये एक डिजाइन वहां पे बना दो, सो दैट जब भी आप नेक्स्ट टाइम रेफर करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ये WIP है, और उसके बाद में क्या बन गया, ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। और हम लोग और चीजें यहाँ पर ऐड करें तो यहाँ पर आता है नोशनल प्रॉफिट, यहाँ पर आता है नोशनल प्रॉफिट। अब तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया ना, अब नोशनल प्रॉफिट आएगा क्या, नहीं, अब पूरा आएगा, जो भी आएगा वो प्रॉफिट। अब जरूरत नहीं है ये दोनों चीजों में बाइफरकेट करने की, P&L रिजर्व्स, है ना, P&L रिजर्व्स, ठीक है। अब वो जरूरत नहीं है, वो ट्रांसफर ऐसा बाइफरकेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो प्रॉफिट एंड कॉन्ट्रैक्ट टी अकाउंट, ठीक है। तो ये जो है छोटा सा ऐसा डायग्राम आप वहां पे साइड में बना दो, सो दैट जब रिवाइज करो तो समझ में आ जाए ऐसा क्यों लिखा है और नोशनल प्रॉफिट क्यों नहीं निकाला। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। और आपने आंसर भी अब कॉपी कर चुके, आपको यहां से कुछ मार्किंग करनी है तो वो भी कर लो। आई विल जूम द स्क्रीन वंस अगेन।
क्वेश्चन नंबर 15, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये टॉपिक को थोड़ा सा वक्त लग रहा है क्योंकि देखो चीजें ना बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होनी चाहिए और ना ही इसमें कोई वर्किंग नोट है, तो और भी ज्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड होना चाहिए। इसीलिए मैं एक एक दो बार रिपीट कर दे रही हूँ हर एक प्रॉब्लम में कि कैसे सॉल्व किया है, सो दैट ना आपका रिविजन भी हो जाए, फर्स्ट टाइम सॉल्व करके भी हो जाए, सब कुछ एक साथ हो जाए। और है ना, एक दो बार यहीं पे कनेक्शन में लाइव क्लास में जहाँ पे हम बात कर रहे हैं वहां पर अगर एक दो बार डिस्कस करके हो जाए, रिवाइज करके हो जाए, तो जब आप खुद से सॉल्व करने बैठो या खुद से बुक खोल के देखो, तो यू रिमेंबर माई वर्ड्स देन, कि मैं क्या बोल रही थी, ये क्यों बोल रही थी ऐसा। ठीक है, तो दोनों भी क्वेश्चन में मैंने ऐसा रिपीट किया है बार बार कि ऐसा क्यों सॉल्व किया है, क्वेश्चन के पास भी इंफॉर्मेशन लिख दी है बार बार। ठीक है, आंसर में सॉल्व करके भी क्वेश्चन के पास सारी इंफॉर्मेशन लिख दिया, आपको भी करना है ऐसा। है ना, कभी कभी अगर आप ऐसे सिर्फ बुक लेके बैठ जाओ, मतलब क्या, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, तो आपके पास वहीं वहां पर भी मार्किंग हो करी हुई कि अब इसको सॉल्व कैसा करना है। हर बार आपको आंसर बुक लेके नहीं बैठना है जहां पर सॉल्व किया है। अभी जब आप खुद से सॉल्व करने बैठो तो एटलीस्ट आपको इतना तो पता है कि कहाँ क्या इंफॉर्मेशन है। अब लिंक लग गया तो अभी कॉपी में सॉल्व करना इज वेरी सिंपल नाउ। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा मार्किंग करा हुआ रहेगा ना, तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन भी रहेगा, ओके आई स्टडीड दिस टॉपिक। ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़ा है, कलरफुल लग रहा है एकदम, मार्किंग की है, लिखा है ना, यू योरसेल्फ फाइंड इट सो नाइस कि चलो ठीक है अभी ये टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन के पास भी मार्किंग कर दे रही हूँ। ठीक है, तो आपको भी वो करना है, करना ही है, कंपलसरी है। इच्छा नहीं भी हो फिर भी करो, नहीं तो फेल हो जाते फिर। ठीक है, मजाक कर रही हो यार, फेल नहीं हो जाते फिर, दिक्कत ना हो आपको, इसीलिए बोल रही हूँ, लिख लो। द इंफॉर्मेशन गिवन अंडर हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट 3,75,000, इतने का कॉन्ट्रैक्ट है। देखो 375,000 इतने का कॉन्ट्रैक्ट है। फिर अब ये देखो कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक चल रहा है। अब ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया है तो आप इसको क्या बोल सकते हो, टाइप 2 क्वेश्चन। हमारे हर टॉपिक में ही आया है टाइप 1 टाइप 2 क्वेश्चन। तो ऊपर के जो भी क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए 11 12 13 14 वो टाइप 1 में जाएंगे। और टाइप 2 प्रॉब्लम क्या है अभी, जो ऐसे ईयर वाइज दिए हुए हैं, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, है ना, ऐसे वाइज दिए हुए हैं। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, देखो हर जगह सेम ही इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगी। मटेरियल हर जगह हर साल लगने वाला है, डायरेक्ट एक्सपेंस लगने वाले हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस, टोटल वर्क सर्टिफाइड अपना अपना हर जगह दे दिया है ना, हर जगह अलग अलग वर्क सर्टिफाइड है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखोगे तो यहाँ पर एकदम कम वैल्यू है, यहाँ पर और ज्यादा वैल्यू है, और यहाँ पर पूरा थर्ड ईयर में कंप्लीट हो गया। तो कैन यू सी दिस 375,000 375,000, ये क्यूमुलेटिव फिगर है। ठीक है, 87,500 है ना, फिर उसमें ऐड करके है ना 282,500 माइनस 87,500, 87,500 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, प्लस और कितना कंप्लीट हो गया आगे 195,000, इतना कंप्लीट होने के बाद ये अमाउंट आ गई। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो 375,000 माइनस 282,500, यहाँ पर इतने पीरियड में मतलब थर्ड ईयर में 92,500, इतना कम और एक्स्ट्रा हो गया। समझ रहे हो आप, ये क्यूमुलेटिव अमाउंट है। पहले सिर्फ 87,500, फिर और एक्स्ट्रा 195,000 का हो गया, तो टोटल कितना खत्म हो गया 282,500, फिर और एक्स्ट्रा 92,500 का कंप्लीट हो गया, तो पूरा ही कंप्लीट हो गया 375,000। उसको क्या बोलेंगे, वर्क सर्टिफाइड। लास्ट ईयर में देखो पूरा ही सर्टिफाई हो गया, कंप्लीट भी हो गया, सर्टिफाई भी हो गया। अनसर्टिफाइड वर्क, अब अनसर्टिफाइड वर्क सिर्फ कहां पे है, देखो ईयर 2 में, ईयर 1 में भी नहीं है। पूरा जितना काम खत्म हुआ होगा पूरा सर्टिफाई करवा दिया 87,500 का। उसके बाद सेकेंड ईयर में ऐसा है थोड़ा बहुत वर्क अनसर्टिफाइड है, थर्ड ईयर में तो बाय डिफॉल्ट रहेगा ही नहीं कुछ अनसर्टिफाइड। ठीक है, पूरा का पूरा सर्टिफाई हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। देन इतने का प्लांट यूज हुआ है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड ऑफ ईयर 1 वॉज 4,000। अब इसको कैसे यूज करना है मैम, देखो स्टार्टिंग में ईयर 1 में डेबिट में कितना डालेंगे 5,000, क्रेडिट में कितना डालेंगे, तो उन्होंने बोल दिया ईयर 1 के एंड पर कितना वैल्यू है 4,000। फिर जब सेकेंड ईयर का बनाएंगे तो डेबिट में कितना डालेंगे 4,000, क्योंकि
अगर फर्स्ट ईयर के एंड का वैल्यू 4000 है तो नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग मतलब ओपनिंग बैलेंस कितना रहेगा फिर 4000। तो ऐसा मैं लिख सकती हूँ ईयर 2 का जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा वो 4000 रहेगा, क्लोजिंग इतना रहेगा। फिर थर्ड ईयर में ओपनिंग कितना रहेगा, इतना रहेगा, और क्लोजिंग इतना रहेगा। ठीक है, डू यू गेट दिस? ओके। फिर आगे बोल रहे हैं इट इज कस्टमरी टू पे 90% इन कैश ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। वो क्या बोल रहे हैं, उनका ये हमेशा का ऐसा रूटीन वाला काम है कि जब भी काम कंप्लीट होता है तो वो लोग क्या करते हैं, कंप्लीट होके जो सर्टिफाई हो जाता है उसका 90% पे कर देते हैं। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड का 90% पे कर दिया, मतलब जो रिटेंशन अमाउंट है वो कितना है, 10%। ओके। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड शो हाउ द फिगर्स वुड अपीयर इन बैलेंस शीट। दो चीजें बतानी है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और बैलेंस शीट में फिगर्स कैसे दिखेगी वो बनाना है, और 3 साल का बनाना है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द आंसर नाउ। सॉल्व इट। क्या बनाएंगे हम, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ईयर 1, फर्स्ट ईयर का बना रहे हैं। सारा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से देख के लिखो। फर्स्ट ईयर का 2 मटेरियल, 2 डायरेक्ट एक्सपेंस, 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंस, 2 वेजेस, 2 प्लांट। ठीक है, ये सारा अमाउंट गिवन है। फिर उसके बाद में बाय WIP, इसमें आएगा वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना है। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ तो ऐसा नहीं कि आपको यहाँ है ना ऐसा ही लिख देना है WCN WUC। आप पूरा लिखो, मेरी एग्जाम हो चुकी है, आपको एग्जाम लिखना है। एक्सप्लेनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। सी यू हैव टू लुक फॉर एक्सप्लेनेशन, आंसर को किस तरह सॉल्व किया है। यू डू नॉट आप मेरा प्रेजेंटेशन या मैं कैसे लिख रही हूँ ये मत देखो, यू हैव टू लुक फॉर व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। ठीक है, तो वो ज्यादा ध्यान दे दो, वरना अगर लिखने पर गए तो इट इज वेरी बैड देन। ठीक है, और मैं थोड़ा स्पीड में लिखती हूँ तो देन इट्स नो वेयर प्रेजेंटेड वेरी नाइसली, बट देन आई हैव टू एक्सप्लेन वेरी नाइसली। ठीक है, बाय प्लांट, मैम ऐसे क्यों लिखा, डेबिट में भी प्लांट, क्रेडिट में भी प्लांट, यहाँ पर रहेगा क्लोजिंग बैलेंस और यहाँ पर रहेगा ओपनिंग। ठीक है, ऐसा इसलिए लिखा। और अब लिख दो सारी इंफॉर्मेशन पूरी जितने भी गिवन है क्वेश्चन में। मटेरियल कितना गिवन है, 45,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 1750, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 750, वेजेस 42,500, प्लांट का ओपनिंग बैलेंस इज 5000। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड कितना दिया है, 87,500 देखा था हमने, अनसर्टिफाइड कुछ भी नहीं है। प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस नीचे देखो, वर्किंग उन्होंने नीचे के पैराग्राफ में दिया हुआ है, कितना बोला है, 4000। करो तो एक बार बैलेंसिंग, देखो बैलेंस कहाँ पे आता है, डेबिट में आता है कि क्रेडिट में आता है। डेबिट में आएगा ना तो टू नोशनल प्रॉफिट करना पड़ेगा और दो चीजों को ट्रांसफर, P&L एंड रिजर्व्स। ठीक है, ये दो करना पड़ेगा। बट अभी सिंस ये यहाँ पर क्या आ रहा है, लॉस, ये आ रहा है कि यहाँ पर प्रॉफिट, प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है। यहाँ पर सॉल्व करो, यहाँ पर आपको मिल रहा है बाय P&L, फिर यहाँ पर लिख दो कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर, 3500। मैम यहाँ पर क्यों नहीं वो नोशनल लॉस, फिर कितना लॉस को डालना है, कितना रिजर्व। अरे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर नोशनल प्रॉफिट था, यहाँ पर क्या था, नोशनल प्रॉफिट था। प्रॉफिट में से डिसाइड करना था कितना अमाउंट प्रॉफिट में जाएगा, मतलब P&L को जाएगा, और कितना रिजर्व्स को जाएगा। रिजर्व्स भी तो तभी क्रिएट करेंगे ना जब प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो बात को, प्रॉफिट होगा तभी तो हम लोग रिजर्व क्रिएट कर पाएंगे, वरना किस बात का रिजर्व। और लॉस है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जाके देखो, बोला है इमीडिएटली आपको रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 आई गेस, मैं बताती हूँ आपको एक बार। ओके, ये MCA का साइट है, MCA के साइट पर ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 का पूरा पूरा PDF अवेलेबल है। अब मैंने PDF इसीलिए खोला है कि मुझे एक चीज दिखानी है। मैम P&L का जो लॉस था वो आपने ऐसे ही क्यों रिकॉग्नाइज कर दिया, आपको हाईलाइटेड पार्ट में दिखता है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एन एक्सपेक्टेड लॉस ऑन द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस
इमीडिएटली इन अकॉर्डेंस विथ पैरा 35। जो लॉस होता है वो आपको इमीडिएटली पूरा का पूरा एक्सपेंस आउट कर देना है ना, P&L को ट्रांसफर कर देना है वो। अब वो कहाँ जाएगा, जब आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड में जो लॉस है उसको प्रॉफिट एंड लॉस लिख दोगे तो P&L में जाकर के कहाँ जाएगा, वो डेबिट साइड आपका एक्सपेंस आउट हो जाएगा वो। मतलब आप ऐसा मान लोगे कॉन्ट्रैक्ट से कुछ फायदा तो नहीं हुआ, नुकसान हो गया और ये मेरा लॉस है, दैट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, भले ये ईयर 1 है, मैम अभी तक आप बोल रहे थे नोशनल प्रॉफिट आएगा, फिर नोशनल लॉस क्यों नहीं आता? देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक नोशनल लॉस। नोशनल प्रॉफिट इसीलिए लिखते हैं हम क्योंकि उसका कुछ पोर्शन जाता है प्रॉफिट में, कुछ पोर्शन जाता है रिजर्व में। रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर व्हाट, एस्केलेशन क्लॉज, जो हमने पढ़ा था कि अगर प्राइसेस बढ़ जाए मटेरियल लेबर वगैरह की तो। बट लॉस हो गया तो अब लॉस का करे क्या, लॉस को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। और ये कहां पर बोला है ना, पैराग्राफ 35 में पढ़ना है यहाँ पर आपको, तो आप पढ़ सकते हो पैराग्राफ 35, है ना। ये देखो, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेक्टेड लॉसेस व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट विल एक्सीड कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। ठीक है, देखो क्रेडिट साइड का जो है रेवेन्यू साइड वो कम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट से, कॉस्ट ज्यादा है। द एक्सपेक्टेड लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इमीडिएटली। ठीक है, और पैरा 36 में भी देख लो क्या बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ सच अ लॉस इज डिटरमाइंड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट द वर्क हैज बीन कमेंस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक काम शुरू हुआ हो नहीं हुआ हो, उसका कंप्लीशन का स्टेज क्या है, कुछ नहीं देखेंगे। लॉस है ना, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सपेंस आउट कर दो उसको। बी में क्या लिखा है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी, हमको नहीं पता कितना स्टेज कंप्लीट हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं, लॉस हुआ, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज। The amount of profit expected to arise on the other contracts which are not treated as a single construction contract in accordance with paragraph 8। ठीक है, हमको बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट का भी लेना देना नहीं है, पूरा सेंटेंस एक साथ पढ़ो। द अमाउंट ऑफ सच अ लॉस इज डिटरमाइंड इररिस्पेक्टिव ऑफ the amount of profits expected to arise on other contracts which are not treated as a single construction contract, है ना। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से जो ट्रीट नहीं कर रहे हैं, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है सब। तो जो भी पर्टिकुलर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कर रहे हैं, इसमें अगर लॉस आया तो हम लोग उसको क्या करेंगे, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करेंगे, एक्सपेंस आउट कर देंगे उसको। ठीक है, वहां पर हम लोग अभी साइड में एक नोट डाल देंगे, पैराग्राफ 35। एक बार ना आप लोग क्या कर लो, ये वाला जो नोट है, ठीक है, दिस नोट, ये आप क्वेश्चन के वहां पर जहां पर भी आंसर सॉल्व हुआ है ना, नोटबुक में बोलो या आपके जो इंस्टीट्यूट के मैट में ही साइड में जहां पर फर्स्ट ईयर का वो P&L अकाउंट जहां क्रेडिट लिखा है ना, वहां पर ये नोट लिख दो। तो यू विल अंडरस्टैंड कि अगले बार मुझे ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस को डायरेक्टली ऐसा क्यों ट्रीट कर दिया, बिकॉज इट इज लॉस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो कितना आ गया, 3500, तुरंत इसको P&L में डाल देंगे। फर्स्ट ईयर में लॉस हो गया, फर्स्ट ईयर लॉस। अभी और इसको कंटिन्यू करना है ना, ईयर 2 है, ईयर 3 है अभी, तो इसको और कंटिन्यू करेंगे। कैसे कंटिन्यू करेंगे मैम, देखो करेंगे ना कंटिन्यू। अभी जो ये WIP है, ये क्लोजिंग था, दिस वॉज क्लोजिंग WIP। अभी तक हम लोग ऐसे हॉरिजॉन्टली चल रहे थे, वर्टिकली चल रहे हैं, तो ये क्रेडिट साइड में लिखा था, यहाँ पर इसको नीचे खींच के ला लो, ये ओपनिंग, यहाँ पर मैं लिखूंगी टू WIP, क्या, वर्क सर्टिफाइड, कितना है 87,500। हमने बोला था ना क्यूमुलेटिव चलता है ये, हमने क्वेश्चन में भी देखो क्या करके रखा है यहाँ पर, सी व्हाट वी हैव डन, बढ़ते जा रहा है थोड़ा थोड़ा और फिर वो लास्ट में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, दैट इज वाई वी आर कैरिंग फॉरवर्ड दिस टू नेक्स्ट ईयर। ठीक है, सेकेंड ईयर वर्क इन प्रोग्रेस 87,500, मटीरियल लिख दो, टू मटीरियल, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, ये लिखो अब आप खुद से, ठीक है, टू प्लांट, टू वेजेस, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बस। क्रेडिट में बाय WIP, कितना है वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड कितना है देखो वहां पे देख के बताओ, 8282,500, एंड वर्क अनसर्टिफाइड कितना दिया है 5,000, इट इज गिवन। ठीक है, इसलिए ऐसे लिख रही हूं, एंड देन बाय
प्लांट। मैम इधर भी कैसे लिखेंगे आप? देखो ये जो 4000 था ये क्लोजिंग था, तो ये जाकर के यहाँ पर ओपनिंग बन जाएगा नेक्स्ट ईयर। और नीचे के लाइन में दिया हुआ है कितना है प्लांट क्लोजिंग अमाउंट सेकेंड ईयर में 2500। इज इट गिवन? यस। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट है, सब लिख लो एक बार, ठीक है? मैं वेट कर रही हूँ। राइट डाउन। आई हैव रिटन, लिख लिया मैंने। सारा गिवन इंफॉर्मेशन लिख लो पहले, ठीक है? अभी मैम अभी फॉर्मूला लिखना है। अभी देखो लॉस आता है कि प्रॉफिट, अभी लॉस आता है कि प्रॉफिट वो देख लो पहले। ऊपर का मैं एक बार अकाउंट बैलेंस कर देती हूँ यहाँ का, तो ये आ जाता है 95,000, 95,000, ठीक है? टोटल करो। अब यहाँ पर क्रेडिट ज्यादा होना चाहिए, अगर प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट साइड ज्यादा होना चाहिए। इज इट? कितना आ गया? 2 नोशनल प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा नोशनल प्रॉफिट? करो कैलकुलेट। 2,90,000 माइनस ये सारा जो भी एक्सपेंस है 87,500, 55,000, 6,250, 4,000, 57,500, 1,000 सब माइनस करोगे तो आपको बैलेंसिंग फिगर नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा 78,750। 78,750 आ गया क्या? अभी मैम थर्ड ईयर में जा रहे क्या? नहीं, पहले तो ट्रांसफर करना पड़ेगा ना प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व्स को, क्योंकि नोशनल प्रॉफिट आया है। नोशनल प्रॉफिट कैरी करो आगे। बाय नोशनल प्रॉफिट कितना है? 78,750 टू प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर्मूला यूज करेंगे नोशनल प्रॉफिट इनटू कितना परसेंट लेना पड़ेगा देखेंगे, इनटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। लिख दो फिर नोशनल प्रॉफिट कितना है? 78,750 इनटू, अब देखो 2/3 लेंगे कि 1/3। टोटल कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट कितना है? 375,000। वर्क कितना सर्टिफाई हो चुका है? 282,500। मतलब मान लो इतना काम भी कंप्लीट हो गया, तो यहां से ऐसे अमाउंट देख के पता चलता है दिस इज मोर देन 50%। दिस इज मोर देन 50%। नहीं तो एक बार कैलकुलेट करो। 282,500 डिवाइडेड बाय 375,000 कितना आ गया? 75.33% काम कंप्लीट हो चुका, वर्क सर्टिफाई भी हो चुका। दैट मीन्स इट इज मोर देन 50%। मोर देन 50% का फॉर्मूला क्या है? मोर देन 50% का फॉर्मूला क्या है? नोशनल प्रॉफिट इनटू 2/3 इनटू वर्क कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। करेंगे यहां पर नोशनल प्रॉफिट इनटू 2/3। 2/3 क्यों लिया? क्योंकि यू नो कंप्लीट काम कितना हो चुका है? कंप्लीट काम हो चुका है 75.33%, दैट इज मोर देन 50%। इसीलिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है? अब नोशनल सब आ गया। 2/3 इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। देखो कितना है कैश, कितना रिसीव हो गया? कुछ दिया है क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में? वो लोग क्या बोलते हैं? इट इज कस्टमरी टू पे 90% इन कैश ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो लिख दो फिर वर्क सर्टिफाइड कितना है, डिवीजन में लिख दो 282,500। 282,500 इसका 90% वो लोग पे करते हैं, मतलब 254,250। देखो अगली बार ऐसा परसेंटेज दिया रहे ना कि वर्क सर्टिफाई का इतना परसेंट वो लोग पे कर देते हैं, तो डायरेक्ट परसेंट भी लिया तो चलेगा, ठीक है? मतलब मैं बोलूँ तो ऐसा भी लिखा तो चलेगा 78,750 इंटू 2/3 इंटू 90%, ऐसा भी लिखा तो चलेगा। क्योंकि देखो ये वैसे ही उल्टा करके निकाला हमने। वर्क सर्टिफाइड अमाउंट इज 282,500, उसका 90% लेके हमने ऊपर कैश रिसीव में लिख दिया। जैसा भी आपको सूटेबल लगे, दोनों ही चीजें ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सॉल्व करो अभी। 78,750 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 90
परसेंट। कितना आ गया? 47,250। मेरा आ गया आंसर 47,250। इतना कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं हम? P&L को, प्रॉफिट एंड लॉस को। अभी कर दो रिजर्व्स को फिर। टू रिजर्व्स, कितना जाएगा रिजर्व्स को? बैलेंस 78,750, 78,750 कर दो। 78,750 माइनस 47,250 कितना आ जाएगा? 31,500। दिस हैज गॉन टू रिजर्व्स। आई होप दिस इज क्लियर। ईयर 1 ईयर 2 का हो गया, अभी ईयर 3। ठीक है, आई कंटिन्यू नीचे इसी अकाउंट को। ईयर 3 में जा रहे हैं अभी हम। ठीक है, ईयर 2 कंप्लीट, ईयर 3। अब ईयर 3 में तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट ये सब नहीं आएगा और WIP भी नहीं आएगा क्रेडिट में। यहाँ पे आएगा, ओपनिंग में आएगा। देखो यहाँ का है ना, ये वाला WIP, ये वाला WIP विल बी ट्रांसफर्ड टू ओपनिंग। मैं ऐसे लिख दूं, ये यहाँ से ऐसे आएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लीज इसको थोड़ा सा ऐसा एडजस्ट कर लो। हाँ, ये ऐसा जो मैं एरो बता रही हूँ इसको बाद में मैं इरेज कर दूंगी, अभी बताने के लिए लिख रही हूँ। तो वहां से ऊपर से पहले WIP लिख लो, टू WIP कितना है? 287,500, 287,500। अब बाकी चीजें लिख दो, टू प्लांट, टू मटीरियल, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, टू वेजेस, टू P&L। है ना, प्रॉफिट आएगा। चलो ठीक है, अभी नहीं लिखते इसको, लास्ट में लिख देंगे। बाय, अब WIP आएगा क्या? नहीं आएगा। अब यहां पर क्या आएगा? बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, बाय प्लांट अकाउंट, है ना, बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, बाय प्लांट अकाउंट। ओके, लिख दो अभी बाकी सारी चीजें, प्लांट का वगैरह पूरा इंफॉर्मेशन लिख दो। यहाँ पर प्लांट कितना आएगा? 2,500। क्यों 2,500 मैम? ये जो क्लोजिंग है लास्ट ईयर, सेकेंड ईयर का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो तो क्वेश्चन में गिवन है 1,000, नीचे के पैराग्राफ में देखो। बाकी सारी चीजें लिखो। मटेरियल का कितना है? 31,500। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? 2,250। और वेजेस कितना है? 42,500। ऐसा सब कुछ दिया है। और कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में क्या जाएगा? टोटल कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट 375,000। ठीक है, 375,000। अभी और एक चीज एक्सप्लेन करना है। अभी तक देखो हम लोग रिजर्व्स क्रिएट कर रहे थे। अभी तक कहीं भी क्वेश्चन में ये पढ़ने में आया क्या कोई मटेरियल खराब हो गया, लेबर का प्राइस बढ़ गया, या कोई काम जो कॉन्ट्रैक्ट में चल रहा था वो ऐसा खराब करके कुछ तो स्क्रैप हो गया, कुछ हुआ क्या ऐसा? मतलब ना, कॉन्ट्रैक्टर का काम है कि अच्छे से काम करना, बट थोड़ा सा उसने खराब कर दिया काम और ऐसा लगता है आपकी एक्स्ट्रा खर्चा लगने वाला है। ऐसा कहीं भी हमने क्वेश्चन में पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा। अब रिजर्व का क्या करेंगे? क्या करें अब रिजर्व्स का? रिजर्व्स तो अभी तक क्रिएट किया ना, ये देखो रिजर्व्स क्रिएट किया 31,500 का। अब ये तो कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा अब क्या करें इस रिजर्व्स का? तो रिजर्व्स तो प्रॉफिट का ही पार्ट है ना। रिजर्व्स हमने क्यों क्रिएट किया था भाई? कुछ अगर ऐसे गड़बड़ी हो जाए कॉन्ट्रैक्ट में, प्राइस बढ़ जाए, एस्केलेशन क्लॉज बन जाए उसका, तो यूज कर पाएंगे। अब सिंस ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है तो रिजर्व्स भी हम ट्रीट करेंगे एज गुड एज ये प्रॉफिट ही है हमारा। तो एक काम करेंगे, क्या कर दो, ये जो है ना बैलेंस, ये जो है बैलेंस रिजर्व्स का, इसको ट्रांसफर करो थर्ड ईयर को बाय रिजर्व्स। कितना है रिजर्व्स? 31,500। हम ये क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं क्रेडिट में? क्रेडिट साइड में हम देखो सारी इनकम ही लिखते हैं और रिजर्व्स इज अ पार्ट ऑफ इनकम ओनली। बट रिजर्व्स अभी तक इसलिए क्रिएट कर रहे थे क्योंकि हमको ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ी हो जाए तो काम आना चाहिए पैसा। सिंस ऐसा हुआ नहीं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको अभी क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब हमारे इनकम साइड को ही बढ़ा रहे हैं। देखो सादी भाषा में बोलूं तो वो जैकेट वाला एग्जाम्पल याद है आपको? 1,000 का जैकेट
4 महीने बाद चेंज करना है, आप 250 जमा कर रहे हो हर महीने 4 महीनों के लिए। अब क्या हुआ, 4 महीने बाद वो जो जैकेट है वो खराब हुआ ही नहीं, है ना, इट कैन बी यूज फॉर फर्दर मोर 4 मंथ्स, वो खराब नहीं हुआ। अभी 1000 रुपए तो आपके पास जमा हो गए, आप बोलोगे क्या अरे जान दो, अब ये 1000 रुपए हो गए ना तो ये एज गुड एज खर्चा मानोगे क्या आप? नहीं, जो डेबिट में लिखा है वो तो पूरा खर्चा है ना। ऊपर देखो, जो भी लिखा है मटेरियल, एक्सपेंस, प्लांट, वेजेस और रिजर्व्स को भी डेबिट में लिखा, जबकि रिजर्व्स खर्चा है क्या? नहीं। और रिजर्व्स तो हमारे पास पड़ा हुआ है अभी ऐसा, अब क्या करें इसको? तो एक काम करेंगे, पूरा पूरा प्रॉफिट निकालने के लिए अभी तक जो हमने एक्यूमुलेट करके रखा था उसको भी हम प्रॉफिट के बक्से में डाल देंगे, है ना। प्रॉफिट के, समझो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करके ना आपने कमा लिया ऐसा 3000 रुपए कमा लिया, ऐसे समझो आपको स्टाइपेंड मिल गया 3000, और 1000 जो था, जो आप अभी तक रिजर्व क्रिएट करके रख रहे थे, सिंस जैकेट अभी खरीदना नहीं है, 1000 आपके पास वैसा का वैसा रखा है, तो ऐड कर दो वो 3000 में, तो आप क्या बोलोगे, इस महीने मेरा कितना प्रॉफिट हो गया? 4000 रुपए। डू यू गेट दिस? ठीक है, सिंपल भाषा में इसीलिए बोला है क्योंकि अगर सिंपल भाषा में कुछ बोलो तो इट इज वेरी मच इजीली अंडरस्टूड। ठीक है, इजी अंडरस्टैंड होता है वो। अभी अगर मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बताती तो फिर भी आप थोड़ा सा कंफ्यूजन रख ही देते माइंड में, सिंस वो जैकेट का एग्जाम्पल है और स्टाइपेंड का एग्जाम्पल है, तो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड नाउ। ठीक है, आई होप अभी रिजर्व्स का जो डिस्कशन अभी मैंने किया वो क्लियर है। अभी ये फर्स्ट टाइम किया था ना डिस्कशन, इसीलिए मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया। ठीक है, तो अभी नोट लिखना है तो यहाँ पर आप, अब जैसे मैं बोल रही हूँ अभी, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे बोलने के बाद 2 मिनट पॉज कर दो, और रिजर्व जहां पे मैंने ट्रांसफर करके ऐसा लिखा है तो वहां पर ऐसा ब्रैकेट में लिख दो कि हमने ऐसा क्यों किया। सिंस यहाँ पर कोई एस्केलेशन क्लॉज, सिंस देयर इज नो इंक्रीज इन मटेरियल और लेबर कॉस्ट, है ना, और ऐसी कोई अनसर्टेनिटी भी हुई नहीं है, और देयर वॉज नो एनी अनसर्टेनिटी। ठीक है, इतना ही लिख दो, देयर वॉज नो इंक्रीज इन मटीरियल और लेबर कॉस्ट, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो रिजर्व्स था, रिजर्व्स इज नॉट यूज्ड एनीवेयर। ठीक है, तो रिजर्व, देयरफॉर रिजर्व्स इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली, प्रॉफिट्स ओनली, एंड सिंस वो कहीं पे यूज नहीं किया है तो हमने उसको क्या कर दिया, इनकम, है ना, ये इनकम इनकम इनकम, ये इनकम नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, बट ये वाला तो है ना कॉन्ट्रैक्ट से रिसीवेबल है, और इतना तो हमारा प्रॉफिट का ही पार्ट है। ठीक है, अब ये सारी इंफॉर्मेशन, ये नया चीज हमने यहाँ पर डिस्कस किया, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके रख देना, नीचे एक नोट भी लिख देना। और अभी जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट इज योर प्रॉफिट। देखो अब प्रॉफिट आता है कि लॉस, अपने आप देख लो, सॉल्व करो और अपने आप निकालो प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा। अब मैम यहाँ पर नोशनल प्रॉफिट लिखना है क्या? नहीं, अब नोशनल प्रॉफिट नहीं आएगा। अब नोशनल क्यों आएगा? तीसरे साल में कॉन्ट्रैक्ट खत्म, नोशनल प्रॉफिट नहीं आएगा। देखो रिजर्व्स भी अब पूरा क्लोज कर रहे हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पूरा क्लोज, रिजर्व जो भी है वो ट्रांसफर, अब कोई नोशनल प्रॉफिट नहीं, अब जो आएगा वो प्योर प्रॉफिट ही आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर टू P&L अकाउंट, कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग निकाल दो, 41,250, 41,250। ठीक है, अभी एक बार पहले इतना कॉपी करते क्या, उसके बाद आई विल शो यू द बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। फर्स्ट कॉपी डाउन दिस मच।
यहाँ पे इमीडिएटली एक नोट डाल दो, है ना, ये P&L। एनी लॉस इन कॉन्ट्रैक्ट्स इज immediately recognized as loss to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब उसको एक्सपेंस आउट कर देते हैं, है ना, एक्सपेंस आउट कर देते हैं उसको, इररिस्पेक्टिव ऑफ ईयर, इररिस्पेक्टिव ऑफ, ऐसे साल ले हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ commencement of contract or completion of contract, है ना, एज पर AS7 पैरा 35, एज पर AS7 पैरा 35। ठीक है, थोड़ा सा लिख लो, ये लिख लो एक बार। अभी ये देखो, अब हमको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है। फर्स्ट थिंग तो फर्स्ट ईयर में बैलेंस शीट में ये अमाउंट जाएगी WIP की, है ना, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड तो कुछ नहीं है। ठीक है, और कुछ तो कैश रिसीव भी बोला है उन्होंने, 90% क्या होता है, कैश रिसीव होता है हमको। तो इतना तो वर्क सर्टिफाई है, जितना कैश रिसीव हो गया हो उतना हो गया, और बचा हुआ अमाउंट हम लोग कहाँ डालेंगे, एसेट साइड में। इतना बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट से हमको इतना रिसीवेबल है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बना दूं, है ना, आई ड्रॉ द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट हियर। बैलेंस शीट फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में कैसा लिख दोगे आप, एसेट साइड में WIP कितना है 87,500, 90% कैश, कितना आ जाएगा 90% कितना आ जाएगा इसका 78,750। बचा हुआ अमाउंट क्या रहेगा, बाहर जाएगा 8750। और एक चीज लिखेंगे क्या, प्लांट अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, देखो 4000 फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। ठीक है, आई होप इतना तो अभी बैलेंस शीट में कैसे लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस जितना बच गया असेट का वैल्यू हम लोग वहां कहाँ डालते हैं, बैलेंस शीट में असेट साइड में डालते हैं। ठीक है, तो प्लांट की वैल्यू दिए हुए है ना, क्लोजिंग वैल्यू दी हुई है, तो उतना हमने डाल दिया वहां पर। ईयर 2 सेकेंड ईयर लिख दो, WIP कितना है दोनों मिला के, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड, दोनों मिला के कितना टोटल है 287,500, इतना है इन दोनों का टोटल 282,500 प्लस 5,000, है ना, तो वो आ गया कितना 287,500 माइनस 90% कैश रिसीव्ड। कितनी है कैश, 90% कितना आएगा इसका 254,250। बचा हुआ अमाउंट WIP 1750। मैम ये कैश भी तो असेट ही है ना, तो वो नीचे लिखो ना, फिर वो कैश में लिखेंगे। ठीक है, सिंस उन्होंने हमको इतना ही पूछा है तो इतना ही लिख रहे हैं। यहाँ पर प्लांट कितना दिया है, ईयर 2 का क्लोजिंग, ईयर 2 का क्लोजिंग, ईयर 2 का क्लोजिंग कितना है 2500, 2500 एंड रिजर्व्स ये भी है। तो एक काम करो, इसमें से ऐसा लेस कर दो, एक सेकेंड, इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस ऐसे लिखो इसको, 33,250 माइनस रिजर्व्स,
ये इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये रिजर्व सेकेंड ईयर में इधर भी लिख सकते हैं, बट ठीक है ना, असेट में एक ही साथ बता रहे हैं तो ऐसे लिख दो। प्रेजेंटेशन वाइड इधर भी लिख सकते हैं, सेकेंड ईयर का जो रिजर्व्स वाला पार्ट आया है ना, रिजर्व्स हमेशा लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी क्यों? क्योंकि हम लोग मानते हैं कि ये जो रिजर्व क्रिएट किया है ना, ये कुछ ना कुछ अनसर्टनिटी हो जाएगी और यूज करना पड़ेगा, तो हम इसको मान के चलते हैं ये मेरा लाइबिलिटी है। देखो जैकेट का एग्जाम्पल ले लो फिर से, 1,000 आप कहीं खर्च नहीं कर रहे थे, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसको जैकेट लेने में अभी ये खर्चा होने ही वाला है, तो इसको आप ऐसे साइड में ही रखते हो। तो जिसको हम यूज नहीं कर सकते उसको हम असेट बोलेंगे क्या? नहीं। अब देखो थर्ड ईयर में पता चल गया कि रिजर्व्स कहीं यूज नहीं हुआ, बट सेकेंड ईयर में तो हमने रिजर्व क्रिएट किया ना, तो उसको हम लोग लाइबिलिटी में भी लिख सकते हैं। इंस्टेड यू कैन डू वन थिंग, आप एक काम करो, इसको ना ऐसे लिखो, प्रेजेंट दिस वे, ज्यादा बेटर है। रिजर्व्स, देखो बाकी सारी चीजें दी हुई नहीं हुई ना, एसेट में बाकी कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, डायरेक्ट यहीं से लेस कर दिया। बट आई कैन डू दिस ऑल्सो, 31 कितना है, 500 लिख दिया ऐसा। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखो बट ऐसे लिखेंगे तो फिर यहाँ पे बैलेंसिंग आ जाएगा कुछ तो भी नहीं, इट्स ओके ठीक है, यहीं से लेस कर दो इसको, क्योंकि हमको बाकी डिटेल्स नहीं पता। बाकी डिटेल्स मतलब इक्विटी नहीं पता, जो भी कोई लाइबिलिटीज है ना, अब वो नहीं पता, तो फिर अब बैलेंसिंग कहाँ डाले, क्या समझे? इसलिए एक काम करो, यहीं से रिड्यूस करो रिजर्व्स। कितना है रिजर्व्स? 31,500। एक्चुअली रिजर्व्स ना लाइबिलिटी साइड में लिखा जाता है, ठीक है। तो अभी नेट में कितना गया बाहर, 1750, ठीक है। और सेकेंड ईयर में प्लांट कितना था, सेकेंड ईयर में प्लांट कितना था, क्लोजिंग 2500, ठीक है। थर्ड ईयर, थर्ड ईयर का प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 1000, ठीक है। तो अभी WIP कुछ रहेगा क्या? नहीं, अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका, तो अब WIP कुछ नहीं, सिर्फ बचेगा क्या, प्लांट। कितने का प्लांट बच गया, 1000। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, ठीक है, सब कुछ असेट में लिखा है। एक बार इसको कॉपी कर लो, फिर आंसर में भी एक बार बता देती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट देख लो अभी यहाँ पे सब, ठीक है। फर्स्ट ईयर यहाँ पर आ गया, सब लॉस आ गया 3500 का, हाईलाइट कर रही हो अब डायरेक्टली, ठीक है यहाँ पर, और वो नोट डाल देना यहाँ पर, एज पर AS7 पैरा 35 लॉस शैल बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। एंड एक्सपेंस आउट करके लॉस को उसको P&L को ट्रांसफर कर देंगे डायरेक्ट। देर इज नो सच थिंग कॉल्ड एज नोशनल लॉस, ठीक है, प्लीज उसको थोड़ा सा दिमाग में रखना, वरना बोल दोगे कि नोशनल प्रॉफिट आता है ना तो नोशनल लॉस, नो, ठीक है। सेकेंड ईयर राइट डाउन एवरीथिंग, सब लिखो, प्लान, वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, पूरे डेबिट में एक्सपेंस, यू गेट व्हाट, नोशनल प्रॉफिट आएगा, और नोशनल प्रॉफिट से दोनों चीजों को ट्रांसफर करो। और यहाँ पर हमने क्या बोला था कि 75 पॉइंट समथिंग समथिंग जो है वो काम कंप्लीट हो चुका है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ 75% काम हो चुका है, दैट इज मोर देन 50%। तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, नोशनल प्रॉफिट इंटू
2/3 इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है यहां पर। ओके, उसके बाद थर्ड ईयर में क्या हो गया, अब थर्ड ईयर में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, अब रिजर्व्स हमारा कहीं यूज नहीं हुआ, इसलिए वो भी हमने ऐसे नीचे ला लिया, ब्रॉट डाउन कर लिया। ये था ना यहाँ पर रिजर्व्स कैरिड डाउन, तो ये देखो रिजर्व्स ब्रॉट डाउन। अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्टी से पैसे आने हैं, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टी में हम कैश क्यों नहीं डाल दिया, अभी तक कॉन्ट्रैक्टी ने पैसे नहीं दिए, इसलिए कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। फिर जब कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाएंगे ना, तो वहां डालेंगे कॉन्ट्रैक्टी के डेबिट में, और फिर देखेंगे वहां से कितना कितना कैश हमको रिसीव होता है। ओके, उसके बाद प्लांट वगैरह वगैरह, इतना तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो कहाँ जाएगी, डायरेक्टली टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज द प्योर प्रॉफिट 41,250। नेक्स्ट बैलेंस शीट, WIP 90% रिसीव्ड, ये देखो डाल दिया इन्होंने, प्लांट का कितना क्लोजिंग बैलेंस है वो सब। फिर सेकेंड ईयर में WIP कैश रिसीव 90% और उन्होंने रिजर्व्स माइनस कर दिए, तो नेट में हमारा कितना आ गया बैलेंस शीट में 1750, ठीक है। एंड देन ये प्लान भी सेकेंड ईयर में ही आएगा, ठीक है, ये थर्ड ईयर नहीं है, सेकेंड ईयर का ही है, 2500 सेकेंड ईयर का ही है ना, ऊपर देख लेते हैं एक बार इंफॉर्मेशन में, हाँ एट द एंड ऑफ ईयर 2, और ईयर 3 में 1000 बच रहा है, ठीक है। तो वहां एक करेक्शन कर लो बस, यहाँ पर एक सेंटेंस ऐसा ऐड कर दो, ब्लॉक थर्ड ईयर, क्या लिखोगे आप, WIP तो रहेगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका, सिर्फ प्लांट आएगा कितने का, 1000 रुपीज का, ऐसे डाल दो। उन्होंने थर्ड ईयर में 2500 है ना, 2500 लिखा है, तो आप वो सेकेंड ईयर में ही जाएगा, दिस इज सेकेंड ईयर, देयर इज नो दिस लाइन, ठीक है। आई होप यू गेट दैट। ओके, सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। अगर कुछ यहाँ मार्किंग करनी है तो एक बार कर लेते क्या, ये लिख लो एक बार, जो ओपनिंग क्लोजिंग हमने लिखा है ना, और ये जो एरो मार्क करके मैंने बोला है कि ये क्यूमुलेटिव थोड़ा थोड़ा कंप्लीट होते जा रहा है, वो भी मार्क कर लो एक बार। ओके, आई होप ये जो भी क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व किए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। 13th क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया था हमने, व्हाट वाज डिस्कस्ड इन क्वेश्चन नंबर 13th, एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, यस, इसमें इंपॉर्टेंट पोर्शन वो था वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है, वो वाला वर्किंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड यू हैव टू मार्क कि दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के टाइम पर आपको वो चीज देख कर जानी है। फिर और क्या था इसमें इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 14 आ गया था फिर, ठीक है। 13 में वो एक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या इंपॉर्टेंट है, दिस अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में हमने सीखा कितना पैसा रिसीव हो गया और कितना रिसीवेबल है, और वो बैलेंस अकाउंट। उसके बाद बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, हम लोग बोलते हैं कि WIP में क्या क्या जाता है, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड दोनों जाते हैं, इसलिए दोनों का टोटल मिला के लिखा है, देखो 15,000 प्लस 88,000, दैट इज 103,000, और उसमें से जो कैश रिसीव्ड है वो हमने माइनस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15 इज टाइप 2 वाला क्वेश्चन, दैट इज ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ईयर 1 में हमने क्या देखा कि अगर कुछ भी लॉस होता है, देयर इज एनी लॉस हो गया, तो क्या होगा, एज पर पैरा 35 ऑफ AS7, उसमें लिखा है कि कुछ भी लॉस हो तो पूरा का पूरा एक्सपेंस आउट करके प्रॉफिट एंड लॉस को डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो, देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड एज नोशनल लॉस। ओके, ईयर 2 में क्या हो गया था, फिर ईयर 2 में प्रॉफिट हो गया था। ईयर 2 में हमने देखा कि मोर देन 50% काम खत्म हो चुका है, तो फॉर्मूला क्या लगाया, नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट पार्ट इन ईयर 2।
ओके, ईयर 3 में क्या हो गया फिर? ईयर 3 में इंपॉर्टेंट चीज ये बची कि जो रिजर्व्स अभी तक क्रिएट किए थे, मतलब ईयर 2 में रिजर्व्स आया था, ईयर 1 में तो आया ही नहीं क्योंकि लॉस था। ईयर 2 में रिजर्व्स आया, वो रिजर्व्स हमने ईयर 3 को ब्रॉट डाउन किया, बैलेंस ब्रॉट डाउन किया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि देयर वाज नो एस्केलेशन, कोई एस्केलेशन क्लॉज नहीं था, कोई रिजर्व्स क्रिएट किए हुए कोई मटेरियल का, लेबर का प्राइस नहीं बढ़ा, तो हमको उसका कुछ यूज हुआ नहीं रिजर्व्स का, तो वो हमारा पार्ट ऑफ प्रॉफिट ही है, और उसको हम पूरा जो क्रेडिट साइड है हमारा, है ना, प्रॉफिट का ब्लॉक, उसमें पहले ऐड कर देंगे। ओके, वो इंपॉर्टेंट पोर्शन था। और थर्ड ईयर में सिंस कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग क्या करते हैं, देर इज नो सच थिंग कॉल्ड एज नोशनल प्रॉफिट, है ना, और हम लोग क्या करते हैं, उसको पूरा का पूरा प्रॉफिट ट्रीट करते हैं। ठीक है, या लॉस आया तो पूरा लॉस, लॉस तो कभी भी आओ वो लॉस ही होना, आई मीन लॉस कभी भी आओ वो लॉस ही होगा। हमने वो सेंटेंस बोला था, इररिस्पेक्टिव ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वर्क एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ कंप्लीशन ऑफ, है ना, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी जो मेनली इंपॉर्टेंट थी किस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में। आपको इसका मेरा बोला हुआ कोई भी वर्ड ऐसा लगता है जो इंपॉर्टेंट है, यू शुड देन एंड देयर मार्क, क्वेश्चन के पास में ऐसा थोड़ा सा मार्किंग कर लो जैसा मैंने किया है। ठीक है, उसके बाद इसमें बोला था कि हमको बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, जैसे ऊपर बनाई थी, डब्ल्यूआईपी लिखो, डब्ल्यूआईपी में दोनों चीजें लिखो, माइनस कैश रिसीप्ट, तो बाहर में आउटर में क्या जाएगा, नेट कितना डब्ल्यूआईपी बचा है। ओके, एंड इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली क्या था, प्लांट का जो वैल्यू था, तो क्लोजिंग अमाउंट हर जगह दी हुई थी, तो उसको भी बैलेंस शीट में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे, मतलब बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है तो वैसा लिखा। ओके, सो दिस वाज द डिस्कशन डन टुडे। अब कल से क्वेश्चन नंबर 16 वगैरह वगैरह करेंगे। मैम बहुत सारे क्वेश्चन एक दिन में क्यों नहीं हो पा रहे हैं? देखो कैसे क्वेश्चंस दिए। अब आप इसका अगर आंसर देखोगे ना, दैट्स इट, आंसर इज डन, इतने में ही आंसर खत्म। फिर अब ट्राई करते क्या इसको एक बार, अभी तक जितना भी डिस्कशन किया हमने, तो आंसर भी भले ही देख लेना आप लोग, बट क्या ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 16 को? एनीवेज मैं तो सॉल्व करने ही वाली हूँ इसको, बट देन यू ट्राई वंस, है ना, डेट्स देखना, डेट्स इंपॉर्टेंट है, मैं अभी थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आपको, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना 1 जन 1 मई 1 अगस्त, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर और क्या इंपॉर्टेंट है, बस बाकी तो है ना, आपको फॉर्मूलेज यूज करने हैं, बाकी गिवन इंफॉर्मेशन है, वर्क सर्टिफाइड गिवन है, वर्क अनसर्टिफाइड गिवन है, एवरीथिंग इज गिवन। ओके, बाकी चीजें सारी गिवन है, यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन का रेट भी दे दिया, तो ओपनिंग क्लोजिंग नहीं लिखना है, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन लिखो। और इतना भी हिंट बता देती हूँ, ये जो डेट्स है ना, ये डेप्रिसिएशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर डेप्रिसिएशन ओनली। ओके, आंसर में देख लो, समझ में आएगा आपको, जितनी भी डेट्स दी हुई है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से पढ़ के सॉल्व करना। बाकी जो फॉर्मूलेज यूज करने हैं, 1/3, 2/3, डिपेंडिंग अपॉन कितना कंप्लीट हो गया, कितना सर्टिफाई हो गया। ठीक है, ओके, इतना हिंट ठीक है ये आंसर सॉल्व करने के लिए, कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है ना, इफ यू कैन सॉल्व इट, वेरी गुड, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी दैट अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है वो अच्छा पढ़ाया है, मतलब ठीक ठाक पढ़ा दिया। ओके, तो सो फार वी आर कंप्लीटेड विथ क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया, 11 to 15 बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप लोग ऐप में जहाँ पर भी कमेंट सेक्शन है, तो वहाँ पर कमेंट करके बताओ कि मैम ये पर्टिकुलर चीज़ हमको नहीं समझी, तो दैट विल बी डिस्कस्ड मोर। ठीक है, ओके देन दैट्स इट फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो, till I upload the very next video, you take care of yourself and bye bye guys.